जय हिंद एवरीवन, मैं सचिन चौगंद आप सभी का स्वागत करता हूं मानेक्षी ऑफिसर्स एकेडमी पे। और आज की इस वीडियो में हम 100 गोल्डन रूल्स पढ़ने वाले हैं एरर डिटेक्शन एंड ग्रामर दोनों के लिए मेरे कहने का मतलब है कि ये जो रूल्स हम पढ़ेंगे ये एरर में तो आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे ही, लेकिन उसके अलावा ग्रामर का अगर कोई भी पोर्शन आपके एग्जाम के अंदर आता है, चाहे वो क्लोज टेस्ट ही क्यों ना हो, उसके अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे, आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सीडीएस का एग्जाम जो आप देने वाले हैं, सीडीएस 2 2023 का आप एग्जाम देने वाले हैं, उसमें आपका एरर का या ग्रामर का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आज के रूल्स के बाद आप सोल्व नहीं कर पाएंगे करेक्टली उसको, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अगर आप सीडीएस के अलावा और भी कोई एग्जाम देने वाले, चाहे आप एनडीए देने वाले हैं या फिर आप सीएपीएफ का एग्जाम देंगे 2024 के अंदर, तो ये रूल्स वो रूल्स हैं जो आपका उसके अंदर भी आपकी हेल्प करेंगे। कोई भी ऐसा एग्जाम जिसके अंदर इंग्लिश आपका आती है, वहां हर एग्जाम वाला स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकता है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, विच इज मानेक्षी ऑफिसर्स एकेडमी। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। और लेक्चर शुरू करने से मैं पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आप एनडीए या सीडीएस के लिए स्टार्ट करना चाहते हैं प्रिपरेशन, एनडीए और सीडीएस 1 2024 के लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस हमारी दिल्ली के अंदर हैं, तो आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के लिए अलग टीचर होता है जो आपको पढ़ाता है। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारे सब्जेक्ट्स बहुत डिटेल के अंदर पढ़ाए जाते हैं। आप इजीली, अगर मैं ओटीए के बारे में बात करूं तो ओटीए के अंदर आप 130 प्लस मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं विद द राइट गाइडेंस एंड मेंटरशिप ऑफ मानेक्षी ऑफिसर्स एकेडमी MOA। सीडीएस, एनडीए और एफकेट के जो बैचेस हमारे स्टार्ट होने वाले हैं, आप एनरोल करना चाहते हो तो अपनी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक चीज और, जो भी बच्चे हमारे रिटन बैचेस के अंदर एनरोल करेंगे उन्हें हम एसएसबी के लिए क्लासेस भी प्रोवाइड करवाएंगे, है ना। तो ये हो गई बातें। अब शुरू करते हैं हमारे इस बार के एग्जाम के लिए कि सीडीएस 2 2023 की इंग्लिश में हम कैसे बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ये 100 रूल्स पढ़ेंगे, हम रूल पढ़ेंगे, साथ में एग्जाम्पल करेंगे। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम दोनों चीजों को बहुत अच्छे से करते हुए आगे बढ़ें। तो सबसे पहला रूल हमारे सामने है, वो है 2 और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड यूजुअली टेक ए वर्ब इन द प्लूरल। कि आपके पास 2 या 2 से ज्यादा सिंगुलर वर्ब हो, जैसे कि हरि और राम, यहाँ पे कनेक्टेड है एंड के साथ, तो आपकी जो वर्ब है वो यहाँ पे वो सिंगुलर ना आके वो यहाँ पे प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे इज नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आर आना चाहिए। तो हरि एंड राम आर हियर। रूल नंबर 1 क्लियर। रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इफ 2 सिंगुलर नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन, लेकिन अगर वो 2 सिंगुलर नाउन्स आपने जो यूज किए हैं ना, अगर वो दोनों नाउन आपका सेम पर्सन को डिनोट कर रहे हैं, तब उस केस के अंदर जो आपकी वर्ब है वो सिंगुलर आना चाहिए। यहाँ पे हम साथ के साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इस मूवमेंट पे सीख रहे हैं। तो इस तरीके से हम पूरी ग्रामर हम यहाँ पे सीख लेंगे एक एक रूल के थ्रू। द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल आर कमिंग। अब हमें क्या पता सर कि ये जो सेक्रेटरी है और प्रिंसिपल है ये एक इंसान है या अलग अलग इंसान है, तो ये तो एक है ना डाउट का क्वेश्चन बनता है। भाई बहुत सिंपल तरीका, देखो सेक्रेटरी के सामने देखो दा लिखा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है, प्रिंसिपल के सामने कोई आर्टिकल नहीं लगा हुआ है। अगर ये दोनों अलग अलग इंसान होते तो प्रिंसिपल के सामने भी आपको THE दा लिखा हुआ दिखता। नहीं लिखा, इसका मतलब प्रिंसिपल और सेक्रेटरी की जो पोस्ट है वो एक ही इंसान संभाल रहे हैं। तो यहां पे इसी रीजन से आर ना आके इज आया। Here the same person is secretary as well as the principal. Rule number 3, if the singular subjects are preceded by each or every, अगर आपके सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं 2, है ना, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, उस केस के अंदर आपका प्रिसीड कर रहे हो सब्जेक्ट्स ईच या एवरी से, तो आपकी जो वर्ब है वो आपकी सिंगुलर होगी। एग्जांपल देखते हैं, बॉय यहाँ पे है ना, बॉयज नहीं बॉय लिखा हुआ है, गर्ल्स नहीं गर्ल लिखा हुआ है, एंड इट इज प्रिसीडेड बाय एवरी, है ना। तो इस रीजन से यहाँ पे आपका प्लूरल वर्ब ना आके सिंगुलर वर्ब का यूज आप लोग कर रहे होंगे। तो एरर डिटेक्शन में आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ में क्लोज टेस्ट के अंदर भी आपके सामने आ सकता है, किसी सेंटेंस के सामने उस टाइम आपका लिखा जाएगा, यहाँ पे वर आपका आएगा या वॉज आएगा। तो अगर आपको ये रूल याद रहेंगे तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा अपने एग्जाम के अंदर परफॉर्म करेंगे। धीरे धीरे हम रूल्स का लेवल बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और हम एडवांस लेवल तक के रूल्स भी इसी वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। सो आई एम अगेन क्लेमिंग दैट कि अगर आप ये वीडियो करके जा रहे हैं अपने एग्जाम के अंदर, तो आपके मोस्टली क्वेश्चन जो एरर बेस्ड या किसी भी ग्रामेटिकल बेस्ड आपके एग्जाम के अंदर आने वाले हैं सीडीएस 2 2023 के अंदर, तो वो कवर हो जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को अच्छे से पूरा देख के जाएं, रिवाइज करके जाएं। 2 और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स अगर आपके कनेक्ट होते हैं बाय, है ना, और से, और के साथ आपके सब्जेक्ट्स कनेक्ट होते हैं, नॉर से होते हैं, आइदर और का जो पेयर होता है उससे होते हैं, नाइदर और नॉर का एक पेयर होता है उससे होते हैं। अगर आपके 2 या 2 से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स अगर कनेक्ट होते हैं इन वर्ड्स के साथ, तो आपकी जो वर्ब है वो आपकी सिंगुलर आएगी। जैसे एग्जांपल के अंदर हम देखते हैं, नाइदर ही नॉर आई
तो यहाँ पे वर नहीं वॉज आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं और ये नाइदर नॉर के साथ कनेक्टेड हैं। कंडीशन आपकी दोनों फुलफिल होनी चाहिए। नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल फॉर योर एग्जाम, और इस बार पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है ये वाले रूल के ऊपर आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा। रूल क्या कह रहा है? रूल कह रहा है व्हेन द सब्जेक्ट्स ज्वाइन बाय, है ना, और या नॉर के साथ आपके सब्जेक्ट्स ज्वाइन करते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट्स आप ज्वाइन कर रहे हैं वो डिफरेंट नंबर्स के हैं, यानी कि एक सिंगुलर है एक आपका प्लूरल है, ऐसा कुछ है, तो उस केस के अंदर क्या होगा? उस केस के अंदर आपकी जो वर्ब आप यूज कर रहे हो वो प्लूरल फॉर्म की यूज करेंगे, और साथ साथ जो आपका प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ आपकी जो वर्ब आएगी वो आएगी, ना कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है, नाइदर द असिस्टेंट मास्टर्स, ये एस लगा हुआ तो ये प्लूरल है, नॉर द हेड मास्टर, यहाँ एस नहीं लगा हुआ तो ये सिंगुलर है, वॉज प्रेजेंट। तो दो दिक्कतें हैं यहाँ पे, क्या? एक तो वॉज नहीं आना चाहिए, वर आना चाहिए, और वर हेडमास्टर के साथ आना चाहिए या असिस्टेंट मास्टर्स के साथ? असिस्टेंट मास्टर्स के साथ। क्यों? रूल है सर कि प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ के नेक्स्ट आपका वर्ब हम यूज करते हैं। तो वी विल राइट द सेंटेंस एज नाइदर द हेडमास्टर नॉर द असिस्टेंट मास्टर्स वर प्रेजेंट। सेम क्वेश्चंस आपके आते हैं सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में। इस बार का आप एग्जाम उठा के देख लो, इस तरीके के सेंटेंस इंप्रूवमेंट के आपको क्वेश्चंस वहां पे देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। व्हेन द सब्जेक्ट्स ज्वाइन बाय और नॉर आर ऑफ डिफरेंट पर्सन्स, है ना, दोनों अलग अलग पर्सन्स के हैं, तो वर्ब आपका एग्री करेगी इन द पर्सन विद द नियरेस्ट वन टू इट। ठीक है, नियरेस्ट वन के साथ वर्ब जाती है। कहने का मतलब क्या है? आइदर ही और आई। अब यहाँ पे इज नहीं आना चाहिए, यहाँ पे एम आना चाहिए। क्यों? क्योंकि नियरेस्ट क्या है? आई, और आई के साथ क्या यूज करते हैं हम? आई के साथ हम यूज करते हैं एम का, ना कि इज का। इज हम यूज करते हैं ही के साथ। अगर यहाँ पे आई होता, यहाँ पे ही होता तो सेंटेंस ठीक था। अब ये दोनों चीजें है ना आगे पीछे लगी हुई हैं, इस वजह से ये सेंटेंस आपका गलत हो गया था। रूल नंबर 7, ए कलेक्टिव नाउन टेक्स ए सिंगुलर वर्ब, द कलेक्शन इज थॉट ऑफ एज ए होल, ए प्लूरल वर्ब व्हेन द इंडिविजुअल्स ऑफ विच इज कंपोज्ड आर थॉट ऑफ। कहने का मतलब है यार, अगर कलेक्टिव नाउन्स अगर आप यूज कर रहे हैं और वो एज ए होल काम कर रहे हैं, यानी पूरा एक साथ काम कर रहे हैं, तो आप सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। अगर वो अलग अलग काम कर रहे हैं तो आप वहां पे प्लूरल वर्ब यूज करोगे। कहने का मतलब जैसे ज्यूरी है ना, ज्यूरी पता है सभी को, आई होप, है ना, बेंच ऑफ जजेस आप कह सकते हो। अगर इन सब ने मिलके एक फैसला दिया, है ना, सब ने मिलके एक फैसला दिया, तो आप वहां पे इज यूज करोगे। बट है ना, देयर इज ए डिस्प्यूट कि ये कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, कह रहे हैं ये नहीं होना चाहिए, तो वहां पे आप आर यूज करोगे, क्योंकि यहाँ पे ये कलेक्टिव एक साथ होके काम नहीं कर रहे हैं, बट जब ये एक ही आपका फैसला सुना रहे हैं उस मोमेंट पे ये एक साथ होकर आपका काम कर रहे हैं। ठीक है, सेम है ना, यहाँ पे दो एग्जांपल दिए हैं, दोनों करेक्ट। द काउंसिल हैज चूजन द पार्लियामेंट, तो काउंसिल ने एक साथ मिलके चूज किया पार्लियामेंट को, इस रीजन से यहाँ पे हैज बिल्कुल ठीक है। द मिलिट्री वर कॉल्ड आउट, है ना, तो ये मिलिट्री में ऐसा तो है नहीं कि, है ना, कि सब इंसानों को अलग अलग, है ना, कि सब आएंगे वापस, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, इंडिविजुअली सभी वापस आएंगे। यहाँ पे सबने मिलके एक एक्शन किया है, यहाँ पे सबके लिए अलग अलग एक्शन यहाँ पे हुआ है। आई होप आपको जूरी वाले एग्जाम्पल के साथ ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 8, सम नाउन्स विच आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग टेक ए प्लूरल वर्ब। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो, है ना, सिंगुलर फॉर्म के अंदर होते हैं बहुत बार, बट उनका मीनिंग प्लूरल होता है, इस रीजन से वहाँ पे प्लूरल वर्ब ही आपकी आती है। मैथमेटिक्स आर ए ब्रांच ऑफ स्टडी इन एवरी स्कूल। मैथमेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ स्टडी इन एवरी स्कूल। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैथमेटिक्स, यहाँ पे एस लग रहा है पीछे, राइट, यहाँ पे पीछे एस लग रहा है, तो हमें वाइब आ रही है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बात हो रही होगी, बट नहीं, मैथमेटिक्स आपका हॉल एज ए सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है कि कंप्लीट, है ना, मैथमेटिक्स पूरा का पूरा जो है वो एक साथ एक ब्रांच है स्टडी की, हर एक स्कूल के अंदर होती है, तो इस तरीके से आपको इसको देखना है। रूल नंबर 9 हम देखते हैं। वर्ड्स जॉइन टू ए सिंगुलर सब्जेक्ट्स बाय विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, और एज वेल एज, है ना, इनमें किसी भी वर्ड्स के साथ आपकी जब सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़े हों उस केस के अंदर, और है ना, देयरफॉर डू नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ वर्ब, तो नंबर ऑफ वर्ब पे ये ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालते हैं। जैसे द चीफ विद ऑल हिज मैन वर मैसेकर्ड, मतलब कहने का मतलब है इस केस के अंदर विद ऑल हिज, है ना, विद ये रहा, इसकी वजह से भी तो हम यहाँ पे नहीं देखेंगे कि विद हिज मैन, MEN यहाँ पे प्लूरल है तो वर लगाना चाहिए, नहीं, इस केस के अंदर हम इधर देखेंगे, इधर क्या है हमारे पास, है ना, तो इस रीजन से ये अफेक्ट नहीं डालते हैं नंबर ऑफ वर्ब के ऊपर। कहने का मतलब है इधर क्या लिखा हुआ है उससे फर्क नहीं पड़ता है, इधर जो लिखा हुआ है उससे फर्क पड़ता है। द चीफ विद ऑल हिज मैन वॉज मैसेकर्ड।
तो इधर वाले को हम ध्यान देंगे, जो पहले कौन सा सब्जेक्ट आपका है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे। रूल नंबर 10, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इज ए रिलेटिव प्रोनाउन, केयर शुड बी टेकन टू सी दैट द वर्ब एग्रीज इन नंबर एंड पर्सन विद द एंटीसीडेंट ऑफ द रिलेटिव। कहने का मतलब आई हु इज योर फ्रेंड विल गार्ड योर इंटरेस्ट। आई के साथ मैंने आपको बताया हम यूज करते हैं एम का, है ना, तो ये रूल चेंज नहीं हो जाएगा, ये रूल वही रहेगा, आई के साथ एम का यूज करेंगे। तो यहाँ इज क्यों लगा है, तो ये गलत हो गया ना, तो यहाँ एम आना चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, बोलते टाइम हम बहुत बार बोल देते हैं आई हु एम योर फ्रेंड, है ना, ऐसे ऐसे करके बोल देते हैं, बट वो ग्रामेटिकली गलत है। आई अगर आपने यूज़ किया है तो एम बोलेंगे। हो सकता है आपको पढ़ने सुनने में अजीब लगे, और अगर कोई आपको ऐसा कह रहा है ना कि सिर्फ पढ़ के देख लो, जो पढ़ने में सही लगेगा वही कर लेंगे, तो है ना 10 में से 6 गलत करके आओगे। तो थोड़ा ध्यान दे लो इन चीज़ों पे कि आपको रूल्स बेसिस पे काम करना है, ना कि गैस बेसिस के ऊपर। रूल नंबर 11, आस्क, एडवाइज, अलाउ, कमांड, फोर्स, फॉरबिड, इनवाइट, एनकरेज, कंपेल, बेग, ऑर्डर, इमेजिन, इंस्ट्रक्ट, परमिट, टेल, रिक्वायर, रिमाइंड, टीच एक्सेट्रा आर फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। इनमें से कोई भी आपको वर्ड दिखता है तो उसके बाद आप टू लगाएंगे और वर्ब की सेकंड फॉर्म का आप यूज़ करेंगे, है ना। ही एडवाइज्ड टू डू इट बाय मी, ही एडवाइज्ड मी, यहाँ पहले ऑब्जेक्ट आएगा, है ना, यहाँ ऑब्जेक्ट है ही नहीं, एडवाइज के बाद मी, फिर आएगा टू, फिर डू इट, ठीक है, ही एडवाइज्ड मी टू डू इट। बट these are used in passive voice, then they are followed by टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर पैसिव वॉइस में यूज़ करेंगे तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ उनका यूज़ करते हैं, लाइक शी वॉज परमिटेड टू गो विद हिम, ठीक है। पैसिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे, बट यू हैव टू मेक श्योर कि एडवाइस और ये जो भी वर्ड्स आपने पढ़े थे उसके डायरेक्ट बाद आप टू ना लगाएं, पहले ऑब्जेक्ट लगाएं, उसके बाद आप टू लगाएं, उसके बाद आपकी जो भी वर्ब होगी वो आप आ जाएगी। रूल नंबर 12, नो आपको कहीं पे लिखा दिखता है, KNOW, नो आपको कहीं लिखता दिखता है, तो इट इज़ फॉलोड बाय हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई, है ना, एंड इन्फिनिटिव। तो इन वर्ड्स के साथ, मतलब इन WH वर्ड्स के साथ आपका फॉलो होता है नो। आई नो टू राइट ए लेटर, हम बोल देते हैं ना मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, बट द रियल ग्रामेटिकल सेंटेंस इज आई नो हाउ टू राइट ए लेटर। मुझे पता है कि लेटर कैसे लिखा जाता है ना। तो इनमें से कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं इस मोमेंट पे according to the need. After led, bid, behold, watch, see, feel, make, etc. we use bare infinitive and not to infinitive. तो इन केसेस के बाद हम bare infinitive का यूज़ करते हैं, to infinitive का यूज़ नहीं करता। I heard him to speak on several subjects. Correct sentence will be the I heard him speak on several subjects. तो यहाँ पे जो to है उसका हमें यूज़ नहीं करना है ना। टू इन्फिनेटिव इज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हम उसका यूज़ नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर लेते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। रूल नंबर 14, बेयर इन्फिनेटिव इज यूज्ड आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरीज। क्या होते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, विल, वुड, मस्ट, डेयर, नॉट, नीड नॉट, है ना। बेयर इन्फिनेटिव इनके बाद यूज होता है। यू नीड नॉट टू वर्क हार्ड, नहीं सर, है ना, नीड नॉट आया, फिर से सेम रूल कि टू की नीड ही नहीं है ना। अभी तो बोला बेयर इन्फिनेटिव इज विच इज वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ओनली। टू इन्फिनेटिव बोलता मतलब टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, बट इसकी तो जिक्र ही नहीं किया ना, तो ये आएगा। तो यहाँ पे टू लिखा हुआ है तो गलत है। तो आपके एरर फाइंडिंग में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपको इन्हीं टू को ढूंढना होता है कि ये कहाँ है। यू नीड नॉट वर्क हार्ड, आपका ध्यान ऐसे जाना चाहिए एग्जाम के अंदर, आपने देखा उसके अंदर नीड नॉट करके वर्ड है, तो क्या यहाँ पे टू लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, आपका ध्यान सीधा वहाँ जाना चाहिए। इसी बेस पे आपका क्वेश्चन बनता है और इसी बेस पे आपका आंसर भी बनेगा। आई एम 100% श्योर ऑन दैट थिंग। क्यों? क्योंकि आपका कोई भी क्वेश्चन रैंडमली नहीं बना दिया जाता। आपका जो भी क्वेश्चन बनता है वो पहले उसका आंसर बनता है, उसका रूल बेसिस पे चेक किया जाता है, उसके बाद आपका क्वेश्चन फॉर्म किया जाता है। सो दिस इज द रूल विच इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस क्वेश्चन, जहाँ पे आपका नीड नॉट का आपको यूज करना होगा। रूल नंबर 15 की अगर हम बात करें, हैड बेटर, हैड रेदर, हैड एज सून एज, है ना, हैड सूनर एक्सेट्रा आर फॉलोड बाय बेयर इन्फिनेटिव। अगेन यहाँ पे आपको टू की कोई ज़रूरत नहीं है ना। ही हैड बेटर गो नाउ। कंजंक्शन देन इज ऑल्सो फॉलोड बाय बेयर इन्फिनेटिव। देखो कितने सारे रूल्स तो आपके बेयर इन्फिनेटिव के हो गए। तो अब क्या आप बेयर इन्फिनेटिव का कोई क्वेश्चन गलत करोगे? नहीं करोगे। आपको क्या करना है, जस्ट आपको ये PDF डाउनलोड करनी है, तो जिस पे बेयर इन्फिनेटिव वाला रूल मैंने करवाया है उस वर्ड्स को आपको पढ़ लेना है। सोने से पहले 2 बार आप पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा।
ही हैड बेटर रीड राइट, हाँ रीड देन, देन के बाद टू का यूज नहीं होगा, बस हो गया। रूल नंबर 16 डन। When but is used as a preposition and preceded by any form of verb do, then but is followed with be infinitive. Again, he did nothing, है ना, but तो यहाँ पे to नहीं आएगा, ठीक है। Again, same rule. Every participle must have a subject of reference. इंपॉर्टेंट रूल, आपके CDS एग्जाम के अंदर ये रूल कम से कम 5-6 बार रिपीट हो चुका है पिछले कुछ सालों में, ठीक है। मतलब 5-6 क्वेश्चंस के अंदर ये अप्लाई हो चुका है, एक एक पेपर में 2-2 बार 3-3 बार अप्लाई हुआ है। एज इट इज ये आपके है ना PYQ ही है। बीइंग ए रेनी डे विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम। तो हर पार्टिसिपल का आपको सब्जेक्ट तो देना पड़ेगा ना सर, बिना सब्जेक्ट सेंटेंस कैसे फॉर्म कर लोगे आप। तो इट बीइंग ए रेनी डे, है ना, किसी भी मिनिमम टू मिनिमम सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए आपको सब्जेक्ट की भी नीड है, वर्ब की भी नीड है। इन दो चीज़ों के बिना तो कोई भी सेंटेंस फॉर्म हो ही नहीं सकता। और ये बात मैंने आपको सिखाई थी, कहाँ सिखाई थी, ये मैंने जो कल वीडियो आपको देखने को मिली है जिसमें आपको पार्ट ऑफ स्पीच मैंने सिखाया है, उसके अंदर आपको ये बात बताई गई है। और वो वीडियो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, वो 10 के 10 आप जो आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चन होते हैं वो आप उसके बाद सही कर पाएंगे। मैं कह रहा हूँ कोई सेंटेंस लिखा होगा ना, तो उस सेंटेंस के हर वर्ड की आप पार्ट ऑफ स्पीच बता पाएंगे उस वीडियो के बाद। तो मेक श्योर कि आप उस वीडियो को भी देख लें। आपको डायरेक्ट वीडियोस में जाएंगे तो आपको ऊपर ही मिल जाएगी, प्लेलिस्ट कहेंगे वहां बना दूंगा मैं। फॉर कंप्लीट एक्शन हैविंग प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म V2 इज यूज्ड इन एक्टिव वर्ब्स, वेयर इज हैविंग प्लस बीइंग प्लस V2 और बीइंग प्लस V2 इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस। मतलब आपका है ना, हैविंग प्लस V2 अगर आपको यूज करना है सर तो आप एक्टिव वॉइस में यूज करेंगे। हैविंग की अगर पैसिव वॉइस में यूज करना है तो बीन लगा देंगे बीच में, या हैविंग बीन की जगह बीइंग लगा देंगे आप, तो आप उसको पैसिव वॉइस में यूज कर सकते हैं। आफ्टर शुड नॉट बी यूज्ड इन सच सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस के अंदर आफ्टर का यूज ही नहीं करना है, बात ही खत्म, है ना। आफ्टर द लीडर, आफ्टर आ गया हटा दो सर, द लीडर है ना, हैविंग बीन किल्ड द फॉलोअर्स रन अवे। रूल नंबर 20, participles like considering, judging, referring, considering, regarding, viewing, broadly speaking, etc. जो भी ये वर्ड्स इनको याद कर लेना। डू नॉट टेक एनी सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस, तो इनके साथ कोई भी सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस की नीड हमें नहीं है। कंसिडरिंग द केस आई टुक द डिसीजन, करेक्ट है, 100% करेक्ट है। हेयर आई इज नॉट ए सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस ऑफ कंसिडरिंग, सो देर इज नो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस फॉर कंसिडरिंग, स्टिल द सेंटेंस इज करेक्ट। तो बहुत सिंपल सी बात, मतलब इधर नीड नहीं है अपन को, तो ये याद कर लेंगे। When there are two subjects in a sentence and they are not in same, दो सब्जेक्ट्स आपके पास और वो सेम नंबर के नहीं हैं, then we must have to use separate auxiliaries। auxiliaries क्या होती है, ये होती है भैया जी, आपका लास्ट वीडियो जिन्होंने देखी वो बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, बाकी मैं बता रहा हूँ। जो भी आप ये यूज करते हो ना हेल्पिंग वर्ब, उसी को बोलते हैं, इज एम आर वॉज वर हैज हैव को, इसी को ऑक्सिलरी वर्ब भी बोला जाता है। तो वो वहाँ पे अलग अलग यूज करेंगे, जैसे 3 killed and 1 were injured, ये अलग है सर, ये अलग है ना, तो दोनों के लिए अलग अलग यूज करेंगे ना। यहाँ 3 है, यहाँ मर गए हैं, यहाँ 1 है उसको इंजर्ड हुआ है, तो 3 के लिए अलग से यूज करेंगे, 3 were killed and 1 was injured, ठीक है। इस अलग एक्शन के लिए अलग वर्ब यूज होगी, इस अलग एक्शन के लिए अलग हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। दिस इज द वे इट इज गोइंग टू बी वर्क। रूल नंबर 22 के बारे में अगर हम बात करते हैं, सिंगुलर वर्ब शुड बी मेड टू सर्व 2 सब्जेक्ट्स only when the form of verb is same for both subjects। कहने का क्या मतलब है, I am 17 years old and my sister 40, गलत है सर। I am 17 years old and my sister is 40, यहाँ पे I अलग है, राइट, है ना, my sister अलग है, मतलब I के साथ is थोड़ी आता है, I के साथ is नहीं आता है ना सर, तो M आता है, तो इस रीजन से यहाँ M आएगा। my sister के साथ is आता है तो is आएगा। अगर दोनों के साथ सेम ही यूज करना होता तब हम एक यूज करते हैं। Two auxiliary can be used with one participle principal verb, but only in the form of principal verb is appropriate for both the auxiliaries। कहने का मतलब है he never has and never will take such strong measures, गलत। he never has taken and never will take such strong measures। कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे has है ना, और has के बाद एक तो verb की थर्ड फॉर्म आती है पहली चीज़ तो हमेशा, तो ये क्यों नहीं लगाया था, तो एक तो ये आएगा, ठीक है। और यहाँ पे इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। When there is only one auxiliary मतलब helping verb यार, जब यहाँ पे एक ही helping verb है for 2 principal verbs it should be correctly associated with both, तो दोनों के साथ यूज होनी चाहिए। 10 candidates have passed 1 failed, है ना, ये तो वही हो गया। फिर से आप भी जो आपको बताया था कि 10 candidates
हैव पास ये ठीक है, यहाँ पे कॉमा आएगा। 1 के बाद मैंने बोला था ना कि नंबर यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, तो आपका अलग अलग हो जाना चाहिए। तो 10 के लिए हमने हैव यूज़ कर लिया, 1 के लिए हमने हैज़ यूज़ कर लिया। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस रूल, और इस रूल को इतनी बार रिपीट इसलिए किया गया कि आपके एग्जाम में ये देखने को मिलेगा। आई एम नॉट सेइंग मिल सकता है, मिलेगा वो कह रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान दे देना इस रूल के ऊपर। आई एम अगेन सेइंग इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूल्स। ए पास्ट टेंस इन मेन क्लॉज शुड बी फॉलोड बाय ए पास्ट टेंस इन सबऑर्डिनेट क्लॉज। अनदर इंपॉर्टेंट रूल जिसके बेसिस पे क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिले आपके एग्जाम में। ही सक्सीडेड बिकॉज ही वर्क्स हार्ड। यार वर्क्स तो है ना, ये तो प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट हो गया। एक पास्ट हो एक प्रेजेंट हो, ऐसा थोड़ी होता है सर, एक अलग होता है ये अलग होता है, दोनों बहुत डिफरेंस है। तो दोनों आपके पास्ट फॉर्म के अंदर होने चाहिए। ही सक्सीडेड बिकॉज ही वर्क हार्ड, तो ऐसा होना चाहिए, राइट। अब बात कर लेते हैं फिर से, एक छोटा सा रिमाइंडर आप सभी के लिए, अगर आप एनडीए और सीडीएस के बैचेस के लिए ढूंढ रहे हैं एक अच्छी ऑफलाइन एकेडमी, है ना, कि हम ऑफलाइन के अंदर प्रिपरेशन करना चाहते हैं बहुत अच्छे से, तो आप दिल्ली के अंदर और राजेंद्र नगर में हमारी एकेडमी मानेकशॉ ऑफिसर्स एकेडमी, अगर आप आना चाहते हैं यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। आपको इंडिया के अंदर सबसे कम फीस के अंदर सबसे ज़्यादा क्वालिटी हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे होंगे उनकी उम्र हो सकता है कि है ना, टीचिंग एक्सपीरियंस उनका आपकी उम्र से भी ज़्यादा हो, ये भी पॉसिबल है कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो है ना 22 साल का, जिनको 25 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस तक है। ऐसे भी बहुत सारे टीचर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर आपको प्रिपरेशन करनी है एनडीए, सीडीएस, एफकेट या एसएसबी के लिए, तो आप अपनी स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में अगर आपको कोई भी डाउट है प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू। रूल नंबर 26 के बारे में बात करता है। A past tense in main clause may be followed by a present tense in the subordinate clause when the subordinate clause express a universal truth। कहने का मतलब है our teacher said that the earth moved around the sun। अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे कि इधर अगर पास्ट होगा तो इधर भी पास्ट होगा, लेकिन सर अगर इधर पास्ट है इधर प्रेजेंट हो सकता है। किस केस के अंदर हो सकता है? ये जो प्रेजेंट है ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, उस केस में हो सकता है। अवर टीचर सेड, उसने क्योंकि पहले कहा ना, अभी तो नहीं कह रही है, वो पहले कहा उसने, तो वो बता रहा है कि पहले कहा था उसने, लेकिन जो उसने कहा वो तो सत्य है ना भाई, और सत्य कभी बदल नहीं सकता। सत्य का पास नहीं है, फ्यूचर नहीं है, वो तो प्रेजेंट में सत्य है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। रूल नंबर 27, व्हेन द सबऑर्डिनेट क्लॉज कम आफ्टर लेस्ट द ऑक्सिलरी वर्ब शुड मस्ट बी यूज्ड व्हाटएवर बी द टेंस ऑफ वर्ब इन द मेन क्लॉज। समझ में आया? क्या आया भाई साहब? इससे इजी रूल नहीं हो सकता, इससे इजी क्वेश्चन नहीं बन सकता आपके एग्जाम में, कि अगर आपको लेस्ट लिखा देखे कहीं पे, LEST लिखा देखे, तो भैया उठा के कुछ भी लिखाओ, उसको हटा के शुड कर देना, बस दैट्स इट, हो गया क्वेश्चन। इतना इजी एग्जाम आता है आपका। आपको जस्ट रूल्स पता होना चाहिए। पढ़ने में अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है वो मैटर ही नहीं करता। आपको रूल पता है, आपने वर्ड देखा, मेरे एग्जाम के अंदर लेस्ट लिखा देखा, मेरे को किसी भी क्वेश्चन के अंदर स्टार मार्क कर लेना इस पर, है ना। मेरे को लेस्ट लिखा देगा किसी भी क्वेश्चन के ऊपर, तो वो क्या करेगा, वहाँ शुड देखूंगा लिखा है नहीं लिखा होगा तो लिख दूंगा हटा के, तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, है ना। आई होप नेक्स्ट, है ना। एन एडवर्ब एंड एडवर्बियल फ्रेज शुड नॉट बी प्लेस्ड बिटवीन टू एंड वर्बल पार्ट ऑफ द इंफिनिटिव। दिस इज कॉल्ड स्प्लिट इंफिनिटिव। मतलब आई होप टू इमीडिएटली रिप्लाई टू योर लेटर, आई होप टू रिप्लाई इमीडिएटली टू योर लेटर। तो ये इमीडिएटली जो है वो रिप्लाई के बाद आएगा। तो एडवर्ब आपकी, है ना, जस्ट तुरंत बाद आपकी टू के नहीं आती है। इस चीज़ को आप यहाँ पे याद कर लेंगे, है ना। आई होप टू रिप्लाई इमीडिएटली, ऐसा करके आप इस चीज़ को कर लेंगे। नेक्स्ट रूल, और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपका, जो ऊपर अभी मैंने आपको कराया, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है एग्जाम के अंदर, ठीक है। एन इन्फिनेटिव शुड बी इन द प्रेजेंट टेंस अनलेस इट रिप्रेजेंट्स एन एक्शन प्रायर टू दैट ऑफ द गवर्निंग वर्ब। मतलब आई शुड हैव लाइक टू गो टू हैव गॉन देयर, तो ये नहीं होगा। इट शुड बी लाइक आई शुड हैव लाइक टू गो देयर। बहुत सिंपल, है ना। यहाँ पे हैव लगाने की हमें कोई भी किसी भी तरीके की ज़रूरत नहीं है ना। एन इन्फिनेटिव शुड बी इन द प्रेजेंट टेंस अनलेस इट रिप्रेजेंट एन एक्शन प्रायर टू दैट टू द गवर्निंग वर्ब। जीरन के बारे में, है ना, सबको पता होगा। जीरन क्या, जिसे कहते हैं नाउन को ही बोलते हैं एक तरीके से, है ना। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ नाउन। कौन सी वाली नाउन? वो वाली नाउन जिनके पीछे ING लगा होता है, वो वाली नाउन को जीरन बोलता है। इफ प्रेसिडेड बाय ए प्रोनाउन, अगर इससे पहले कोई प्रोनाउन है, जीरन से पहले कोई प्रोनाउन है, यहाँ जीरन दिख रहा है कोई, ये रहा सर गोइंग,
है ना, इससे पहले कोई प्रोनाउन है, दैट प्रोनाउन मस्ट बी इन पोजेसिव केस। बता देखो कितना सा सिंपल है, कहीं पे तुम्हें लिखा दिख रहा है कि है ना जिरन है ना, कोई आपको पता लग रहा है गोइंग स्मोकिंग ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो उससे पहले जो भी आएगा वो आपका पोजेसिव फॉर्म के अंदर होना चाहिए। दैट्स इट, रूल नंबर 30 डन। बहुत इजी एग्जाम आपका आता है, मैं फिर से आपको बोल दूं कि आपका एग्जाम बहुत इजी होता है। इट्स जस्ट आपको रूल्स पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए एग्जाम आपने कैसे देना है और अटेम्प्ट कैसे करना है आपको एग्जाम को। अगर आपको नहीं पता है एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करना है, पहले कौन से क्वेश्चन करना है, क्या करना है, तो प्लीज कमेंट डाउन, वी विल टेल यू, है ना, एग्जाम से पहले वी विल टेल यू कि एग्जाम कैसे देता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। इफ़ यू वांट लाइव तो हम लाइव भी ले लेंगे, इफ़ यू वांट रिकॉर्डेड सेशन तो वो भी मिल जाएगा। Rule number 31, the present perfect continuous tense is used for an action that began in the past time and still going at the time of speaking. It is used with adverbial of time introduced by since, for, how long, है ना, इन चीज़ों के लिए साथ यूज होता है past perfect continuous tense आपका हमेशा। How long are you working in the office, है ना, लोगों को लगता है बहुत टाइम पहले काम शुरू किया था अभी भी कर रहा है, तो कर तो रहा है ना, तो आर यू वर्किंग पूछ लेते हैं, तो नहीं ना सर, हैव यू बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस, कितने टाइम से तुम काम कर रहे हो इसमें, वो बताओ मेरे को। तो यहाँ पे आपको हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ए वर्ब व्हेन प्रेसिडेड बाय ए प्रीपोजिशन मस्ट बी द जिरन। कोई भी वर्ब है आपकी, है ना, कोई भी वर्ब है आपकी, कोई भी वर्ब उठा लो और उससे पहले आपको प्रीपोजिशन दिखाई दे रही है, तो वो क्या होगी, वो होगी आपकी जिरन। जिरन क्यों होगी यार, उसको नाउन होना चाहिए ना, नाउन होगा ना, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है आपका, नाउन आता है। और ये बात आपको कैसे पता लगेगी प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है, वो वीडियो देख के जिसमें मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच सिखाई है, बोला है कि 10 में से 10 आएंगे, वो वाली वीडियो जाके देखो, उसको भी बहुत काम आएगी आपको वो वीडियो, डोंट वरी। आपको इस वीडियो को याद करने में भी हेल्प करेगी, एग्जाम में तो आपके 10 में से 10 उसमें आएंगी, और एरर में यहाँ आज की वीडियो के बाद आप सही करके आओगे सारे क्वेश्चन। दे वर पनिश्ड फॉर लेट कम, है ना, दे वर पनिश्ड फॉर, है ना, कमिंग लेट, यहाँ पे फॉर है, वर्ब है, तो कमिंग। रूल नंबर 33, द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज नॉट यूज्ड इन क्लॉज ऑफ टाइम, प्लेस एंड कंडीशन, हेयर द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड। जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें दी हों वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं, ना कि फ्यूचर इंडेफिनिट। आई शैल वेट फॉर यू टिल यू विल फिनिश योर वर्क, यार मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक तुम अपना काम ख़त्म कर लोगे। तो बोलने में आता है कि है ना मैं वेट करूँगा, ये तो ठीक है, ये तो फ्यूचर है, फ्यूचर तक कर रहा हूँ वेट, लेकिन जो ये सेकेंड पार्ट है ना हमारा, जहाँ पे टिल आ गया है ना, क्लोज ऑफ टाइम आ गया है, क्लोज ऑफ प्लेस आ जाता है, या कोई कंडीशन आ जाती है, उस केस में सेकंड वाला सेंटेंस फ्यूचर में यूज ही नहीं करना है हमें। तो सेकंड वाला टेंस किस में यूज करना है, सेकंड वाला टेंस हमें यूज करना है प्रेजेंट के अंदर, टिल यू फिनिश योर वर्क। ठीक है, रूल नंबर 34, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड विद द एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम लाइक यस्टरडे, इन 1990 एक्सेट्रा। हेयर पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड, जहाँ पे आपको या ना पुरानी बातें लिखी हों, यस्टरडे वगैरह ऐसे कुछ लिखा हो, है ना, तो सिंपल सी बात है, वहाँ पे आपका पास्ट टेंस यूज होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। आई हैव बॉट ए साइकिल यस्टरडे, यार मैं कल एक साइकिल खरीद चुका हूँ, कहने को हिंदी में पढ़ोगे तो ठीक ही पढ़ोगे, बट रूल सेइंग क्या यस्टरडे लिखा है तो पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, तो होना चाहिए भाई, दैट्स इट। तो तुम्हें मार्क्स रूल्स बेसिस पे मिलते हैं, पढ़ के अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है उस बेसिस पे मिलते ही नहीं है। आई बॉट ए साइकिल यस्टरडे, दैट्स इट, बहुत सिंपल सा सेंटेंस, आई होप कर लगे। द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द अर्लियर ऑफ द टू पास्ट एक्शंस, है ना, दो आपके, एक पास्ट है, एक एक्शन पास्ट का भी पास्ट है, ये कल हुआ, ये परसों हुआ, ये कल हुआ, ये उससे भी पहले हुआ, तो इस जब दोनों आपके सामने दिए हों तो इसके लिए तो पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे, और जो दो पास्ट का भी पास्ट है ना उसके लिए पास्ट परफेक्ट यूज करता है। जैसे व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट, कहने का क्या मतलब है यार, मैं स्टेशन पहुंचा, मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, और ये मैं बता रहा हूँ कि आज मैं वापस आके बता रहा हूँ कि कल मैं पहुंचा था ना, जब भी मैं पहुंचा था उस टाइम पे वो जा चुकी थी, तो ये तो पास्ट की बात है, कैसे पता, रीच लिखा है, तो ये तो उससे भी पहले चली गई ना मेरे पहुंचने से पहले, तो ये पास्ट परफेक्ट में होनी चाहिए, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। ठीक है, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट रूल जो आपके एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा, एंड मिलेगा मीन्स
आई एम अगेन सेइंग इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स, तो आप इसको करके जाए। रूल नंबर 35 की अगर हम बात करते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज है ना, मॉडल्स को बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज, और कुछ नहीं होता, कोई अलग चीज़ नहीं है। आर नॉट यूज टुगेदर बट टू ऑक्सिलरीज कैन बी कनेक्टेड बाय कंजक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बोल देते हैं ना, ही शुड मस्ट डू इट, है ना, बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देते हैं हम सोमपाल भैया को, है ना, बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देते हैं सोमपाल भैया को कि सोमपाल भैया आप कर लोगे, है ना, आप ऐसा कर लोगे, ऐसा किसी ने जीवन में किया नहीं होगा, ऐसा कर लोगे आप, है ना। तो ही शुड मस्ट डू इट, यार गलत है, दो नहीं यूज़ होंगे, दो होंगे तो बीच में कंजक्शन यूज़ होगा। ही शुड से करना भी चाहिए, और एंड है ना मस्ट डू इट, उसको करना भी पड़ेगा भाई, इसको चाहिए नहीं, उसको करना पड़ेगा वो। रूल नंबर 36, वन व्हेन नीड और डेयर इज फॉलोड बाय नॉट, है ना, वो सेम समथिंग वी हैड रीड रिलेटेड टू दिस। क्या पढ़ा था हमने, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, नीड नॉट के बाद क्या नहीं आता है ना। इट टर्न्स इनटू मॉडल ऑक्सिलरीज, इन दैट सिचुएशन इट टेक बेयर इंफिनिटिव एंड वी कैन नॉट यूज, है ना, नीड्स नॉट एंड डेयर्स नॉट। यार जैसे कि बेयर इंफिनिटिव यूज कर रहा है ना, तो टू तो नहीं लगेगा, ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ये भी ऐसे नहीं लिख देंगे, नीड्स नॉट लिख देंगे, डेयर्स नॉट लिख देंगे, हाउ डेयर्स यू, है ना, वो वाली चीज़ नहीं है। अगर नॉट लिखा है तो डेयर्स नहीं लिख सकते, तो डेयर ही लिखना पड़ेगा, ही नीड नॉट डू इट। अब देखो ये पढ़ने में कितना अजीब लग रहा है, ही नीड नॉट डू इट, यहाँ टू लगा के देखो, तुम्हें पढ़ने में बिल्कुल मजा आ जाएगा, लेकिन ग्रामर तुम्हारी गलत हो जाएगी, मार्क्स तुम्हारे कट जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी, और बहुत तुम में से ऐसे लोग होंगे अगर कट ऑफ 100-105 जा रही है तो तुम्हारे 90-95 के अराउंड आ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो बेसिक चीजें हैं जहां तुम 10 मार्क्स ला सकते हो, यहां तुम गलतियां कर दे रहे हो, कि पढ़ने में ऐसा लग रहा था सर हमें, कितनी गंदी बात है तुम्हारी, है ना। मेक श्योर कि तुम रूल्स को अच्छे से रिवाइज करके जाओ, रीड करके जाओ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑन द यूट्यूब, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी ये क्लास। रूल नंबर 37, adjectives of quantity show how much of a thing is meant। adjectives of quantity मतलब कितना, है ना, some, much, little, enough, all, no, any, great, half, sufficient, whole are used for uncountable nouns only। uncountable nouns के लिए इनका यूज किया जाता है। जैसे I ate a few rice, गलत है साहब, I ate some rice, मैंने थोड़ा सा चावल खाया, ठीक है। अब जिन्हें नहीं पता, अनकाउंटेबल नाउन नहीं है, ठीक है, काउंटेबल नाउन नहीं है ये, अनकाउंटेबल नाउन नहीं होता है राइस। कहीं उठा के कहो सर मैं तो गिन लूंगा चावल, भैया जी अब चावल के दाने गिनोगे, चावल नहीं गिनोगे आप। नेक्स्ट, ऐसे मनी भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। ऐसे ही आपका काम है कि आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में 3 अनकाउंटेबल नाउन के एग्जांपल देंगे, मैं चेक करूंगा दिया या नहीं दिया तुमने, मैं पहले बोल रहा हूँ, पाप लगेगा जो नहीं देगा। रूल नंबर 38, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स आर यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन्स ओनली एंड दे शो हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स आर मेंट ऑफ इन व्हाट ऑर्डर ए पर्सन और थिंग्स टेन। मतलब आई हैव टॉट यू लिटिल थिंग्स, तो यहाँ पे लिटिल यहाँ नहीं आना चाहिए सर, यहाँ ए फ्यू आएगा, आई हैव टॉट यू ए फ्यू थिंग्स। तो न्यूमेरिकल जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होते हैं। काउंटेबल नाउन्स कहाँ हैं सर, ये रही ना, काउंट किया है तभी तो एस लगाया थिंग्स के पीछे, चीज़ों को तो गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन को गिन ही नहीं सकते, इसलिए वो कभी प्लूरल नहीं होता। रूल नंबर 39, व्हेन कार्डिनल एंड ऑर्डिनल आर यूज टुगेदर, ऑर्डिनल प्रेसीड द कार्डिनल। कहने का क्या मतलब है, जब हम लिखते हैं द 4 फर्स्ट बॉयज, तो ऐसे नहीं लिखना है ना, तो हमें लिखना है द फर्स्ट 4 बॉयज। दिस इज द, है ना, सिंपल सा सेंटेंस जो आपके मार्क्स खा जाएगा अगर आपने अच्छे से इस रूल को याद नहीं रखा तो। याद रखा तो आप इसको कर लेंगे। रूल नंबर 40, लेटर, लेटेस्ट, रेफर टू द टाइम, एंड देखो LATER है यहाँ पे, है ना, इसका मतलब है कि लेट हो गया, मतलब बाद में करेंगे, है ना। NATTER आता है, एंड लास्ट, इसका क्या मतलब होता है, पोजीशन की बात कर रहे हैं कि सबसे पीछे यार, बाद में यार, ये टाइम की बात कर रहे हैं कि यार कल वाले बाद में, है ना। आई रीच्ड एट 10 AM बट ही वॉज, देखो यहाँ पे टाइम की बात हो रही है ना, तो ये T वाला क्यों आ रहा है यहाँ पे, नहीं आना चाहिए, इसको LATER आना चाहिए। यहाँ पे अगर क्यू की बात हो रही थी, लाइन की बात हो रही होती है ना, तो वो आता। नेक्स्ट, रूल नंबर 41, फर्दर मीन्स मोर डिस्टेंस और एडवांस, एंड फर्दर मीन्स एडिशनल। फिर मीनिंग का चेंज हो गया यहाँ पे, ही इंसिस्टेड ऑन फर्दर इम्प्रूवमेंट। यार देखो, है ना, एडिशनल इम्प्रूवमेंट की बात कर रहा है, वो कह रहा है थोड़ी और इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, तो डेफिनेटली ये नहीं आना चाहिए, स्पेलिंग ये होगी, दोनों वर्ड्स के मीनिंग आपको पता होना चाहिए। रूल नंबर 42,
ईच इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ टू और मोर थिंग्स, एवरी इज यूज्ड ओनली इन स्पीकिंग ऑफ मोर देन टू थिंग्स। कि यार आपका दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात हो रही है तो उस टाइम पे आप ईच एरा यूज़ कर सकते हो, बट अगर आप एवरी इज यूज्ड ओनली इन स्पीकिंग ऑफ टू और मोर देन टू थिंग्स, दो के लिए तो बात ही नहीं करते हैं हम एवरी की, है ना। फॉर एग्जाम्पल एवरी ऑफ द टू बॉयज, अभी बोला कि दो के लिए हम बात करेंगे तो क्या यूज़ करेंगे, ईच। दो से ज़्यादा के लिए हम बात करें तो क्या यूज़ करेंगे, एवरी। मेक श्योर आप इस चीज़ को याद रखें, ठीक है। रूल नंबर 43, टू एक्सप्रेस क्वांटिटी और डिग्री, सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, एनी इज इन नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ये सम आप पॉजिटिव सेंस में यूज कर लेते हो, एनी का आप नेगेटिव सेंस में यूज कर लेते हो। अगर या क्वेश्चन पूछने के सेंस में भी एनी का यूज कर लेते हो। यहाँ पे क्वेश्चन है ना, हैव यू बॉट सम मैंगोज, कुछ मैंगो खरीदे आपने, क्वेश्चन है ना, तो एनी होगा ना कि सम, बस सिंपल। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे ये वाले रूल्स तो सर सुने ही नहीं है कभी, बट भाई सुन लिए होते तो एग्जाम में सारे सही नहीं करके आ जाते तुमने सुना है ना इंग्लिश के पेपर में सबसे मुश्किल क्या लगता है सर हमसे एरर वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं सर, क्यों नहीं होते हैं, कभी रूल्स पढ़े ही नहीं है तुमने। रूल बेस्ड स्टडी करो, यू विल गेट, है ना, 100% मार्क्स इन दिस सेक्शन। एग्जाम के अंदर आराम से 80-85 उठा के आओगे तुम, कहते हैं ना गर्दा उठा दिया, वही उठाओगे तुम। इन कंपेयरिंग टू थिंग्स द कंपैरेटिव शुड बी यूज्ड, द सुपरलेटिव डिग्री शुड नॉट बी यूज्ड। जब कंपैरिजन कर रहे हो तो कंपैरेटिव डिग्री यूज करोगे ना मेरी जान, तुम सुपरलेटिव क्यों यूज करोगे, विच इज द बेस्ट ऑफ टू। अब दो लोगों का कंपैरिजन वैसे कर रहे हो तुम, स्पेशली देखो टू थिंग्स तो उस मोमेंट पे बेस्ट नहीं बेटर होगा। अगर यहाँ पे 10 होता तो बेस्ट ठीक था, तो बेटर गलत हो जाता, ठीक है। तो मेक श्योर इस चीज़ का ध्यान रखो, और ये पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे इस वीडियो के अपलोड होते ही, तो मेक श्योर कि तुम इसको वहाँ से डाउनलोड करके रिवाइज कर लो अपने एग्जाम तक। तुम्हारे इंग्लिश के एग्जाम में भी टाइम है और बहुत अच्छे मार्क्स तुम्हारे आ सकते हैं। When two qualities of the same person or thing are compared, the comparative inner is not used, more is used for this purpose। और एक बात और चीज़, इकोनॉमिक्स का और पॉलिटी का मैराथन लेक्चर पढ़ा है चैनल के ऊपर, रिसेंटली अपलोडेड में ही मिलेगा तुम्हें, मेक श्योर तुम उसको भी देख लो अगर तुम्हें नीड है। और ई को कोई भी बच्चा छोड़ के नहीं जाएगा, 2 घंटे का है, पढ़ लेना। ओके, यहाँ करते हैं ही इज़ वाइजर देन ब्रेव, तो नहीं यहाँ पे वाइजर नहीं होगा, यहाँ पे मोर वाइज होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम क्वालिटीज को कंपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे मोर का यूज करते हैं। द कंपेरिजन इज मेड बाय मीन्स ऑफ ए कंपेरेटिव, द थिंग कंपेयर्ड शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द क्लास ऑफ थिंग्स विद विच इट इज कंपेयर्ड बाय यूजिंग अदर और सम सच वर्ड्स। इनकरेक्ट क्या है यहाँ पे, ही इज क्लेवरर देन एनी बॉय इन द क्लास। वो किसी भी लड़के से ज़्यादा स्मार्ट है, हो सकता है यार, वो भी तो खुद भी तो लड़का है, वो खुद से स्मार्ट थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता, तो वो किसी भी और लड़के से ज़्यादा स्मार्ट है, एनी अदर बॉय। तो दिस विल बी द करेक्ट सेंटेंस है। रूल नंबर 47, when comparison is made by means of a superlative, the things compared should include the class of things with which it is compared. He is the strongest। अब है ना, देखो डिफरेंस था कुछ दोनों में, है ना, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है, उस केस में बात हो रहा है, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री होगी, तो यहाँ पे अदर नहीं आएगा। जब सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहे होगे तब अदर नहीं आता है, जब कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हो तब आता है। दूसरा एक चीज़ और याद रखोगे, जहाँ पे भी सुपरलेटिव डिग्री आपको देखने को मिलेगी उससे पहले आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कहीं ना दिखा मिले, सुपरलेटिव दिखे तो समझ लेना वहीं एरर है, तो ढूंढना तुम्हें ज़्यादा पड़ेगा ही नहीं। When two persons or things are compared, it is important that the same parts of the thing should be compared। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आता ही आता है, हर साल आता है, साल में 2 बार आता है, ठीक है, कभी बदला ही नहीं है। कहने का मतलब यार तुम सही चीज़ को सही चीज़ से कंपेयर करोगे ना। अब मेरे हाथ को तुम किसी की टांग से थोड़ी कंपेयर करोगे, मेरे दिमाग को किसी के दिल से थोड़ी कंपेयर करोगे, है ना। मेरा चिंटू भैया कहेंगे भैया जी गलती कर रहे हो, तो गलती नहीं करनी है। द पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे इज ग्रेटर देन दिल्ली। यार तुम पॉपुलेशन को दिल्ली, बॉम्बे की पॉपुलेशन को दिल्ली से कंपेयर कर ही नहीं सकते। तुम पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे को पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली से कंपेयर करोगे ना, तो इस रीजन से देन के बाद दैट ऑफ करके आ जाएगा, दैट ऑफ कह लो या पॉपुलेशन, है ना, कुछ भी कह लो, एक ही बात है। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन करेंगे, और बॉम्बे और दिल्ली का कोई कंपैरिजन नहीं करेगा, क्योंकि हम भारत एक हैं, हम सब एक हैं, एवरीथिंग इज बेटर। तो पॉपुलेशन का कंपैरिजन किया जा सकता है, तो वो करेंगे, ठीक है। डबल कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव शुड नॉट बी यूज्ड। मेक श्योर, इस ये कहता है ना हम सुपरनोवा कर दिया भैया जी हमने, तो
है ना, गलतियाँ कर दी प्यारी प्यारी। ही इज़ द मोस्ट क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास, ये बोल देते हैं हम, है ना, ये लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए मैंने देखा है लड़के बोल देते हैं यू आर द मोस्ट, है ना, क्यूटेस्ट, स्वीटेस्ट, प्रीटीएस्ट गर्ल इन द क्लास। तो ऐसी ऐसी बातें नहीं करनी, ऑल्दो वो होगी बट दोनों नहीं यूज़ करने बच्चे, बुरी बात है ना, गलत हो जाएगा, मार्क्स कट जाएंगे। ही इज़ द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास, बहुत सिंपल, गुड। सेम विद द कंपेरेटिव डिग्री, ही इज़ मोर वाइजर। सेम भैया जी, क्यों इतनी तारीफ करनी है यार किसी की, सिंपल रखो ना, ही इज़ वाइजर देन हिज ब्रदर। इसमें भी सेम बात कर रहे हो आप, उसमें तुम ग्रामेटिकली गलत बोल रहे हो जस्ट, ठीक है। वाइजर का मतलब ही होता है कि वो उससे ज़्यादा वाइज है। रूल नंबर 50, द कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, एंटीरियर, है ना, पोस्टीरियर, प्रेफर एक्सेट्रा शुड बी फॉलोड बाय टू इंस्टेड ऑफ देन। ये रूल्स तो इतने बार पढ़ चुके हो ना, तुम सभी पढ़ चुके हो, तो तुम सारे कर लोगे। ही इज सीनियर देन मी, नहीं सर, क्या सीनियर नहीं है सर, सीनियर तो है बट देन नहीं है, ही इज सीनियर टू मी। ओके, अगेन ए रिमाइंडर, अगर आप एनडी और सीडीएस के बैचेस के लिए आप प्लान कर रहे हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों बैचेस के लिए, ऑनलाइन के अंदर भी आपको बहुत कम फीस के अंदर सब चीज़ें यही टीचर आपको पढ़ाएंगे, है ना, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी रहेंगे आपके इसमें, तो आप जब चाहो तब देख पाएंगे। क्लासरूम के अंदर आपको प्रॉपर टीचर्स की, मेंटर्स की गाइडेंस के अंदर, इंक्लूडिंग योर टेस्ट सीरीज और बुक्स, स्टडी मटेरियल, सब आपका इंक्लूड होगा अगर आप इन बैचेस के अंदर ज्वाइन करते हैं तो। MOA मानेक्षा ऑफिसर्स एकेडमी एंड CDS एफकेट के बैचेस के लिए इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करेंगे। रूल नंबर 51, एडजेक्टिव्स लाइक यूनिक, आइडल, परफेक्ट, कंप्लीट, यूनिवर्सल, एंटायर, एक्सट्रीम, चीफ, फुल स्क्वायर, राउंड, है ना, विच डू नॉट एडमिट डिफरेंट डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन शुड नॉट बी कंपेयर। भैया जी, इनको कंपेयर नहीं किया जाता है, इनको कंपेयर ही नहीं किया जाता है, तो इनके सामने मोस्ट, मोर कुछ नहीं लगता है सर। यूनिक है तो यूनिक है, वो ज़्यादा यूनिक है, मैं कम यूनिक हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता, इनको कंपेयर ही नहीं किया जाता है। इट इज़ अ यूनिक थिंग, बात खत्म। All the adjectives which refer to the same noun should be in the same degree of comparison, है ना। he is the wisest and honest worker in the office, गलत है, क्यों सर, यहाँ तो आपने कंपेयर कर दिया, यहाँ भी तो तारीफ कर रहे हो, तो यहाँ भी तो सबसे अच्छा बताना पड़ेगा, या तो ये वाली तारीफ करो ही मत, और कर दी है तो इसको भी लगाओ यहाँ पे मोस्ट। तो मतलब अगर दो तारीफ करोगे तो दोनों सेम डिग्री के अंदर आपको लिखनी पड़ेंगी। ये तो तारीफ बहुत कर रहे हो तुम, ये तारीफ का मज़ा तब आएगा जब तुम ना एग्ज़ाम दे के बाहर निकलोगे और इसी वीडियो के नीचे आ गए तुम ना बोलोगे थैंक यू भैया, है ना, उस वो वाली तारीफ का मज़ा है, तुम्हारे दिल से जो निकलेगा, है ना। नेक्स्ट, एल्डर एंड एल्डेस्ट शुड बी यूज्ड फॉर, है ना, पर्सन्स ओनली। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दे आर यूज्ड फॉर द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली ओनली। ओल्डर एंड ओल्डेस्ट आर यूज्ड फॉर बोथ पर्सन एंड थिंग्स। क्या मतलब है इन बातों का? इनका मतलब है यार, बड़े भैया जो होते हैं वो ओल्डर भैया नहीं होते हैं, वो एल्डर भैया होते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे जो एल्डर भैया वो कह रहे हैं कि पेपर अच्छे से दे के आना, कोई भी डाउट है तो नीचे अभी कमेंट सेक्शन में डाल देना, तुम्हारी डाउट दूर कर दूंगा। ये टेलीग्राम चैनल में तुम्हारे लिए चैट ऑप्शन ओपन है, वहाँ आके बात कर लो, तुम्हारा जो भी डाउट होगा सोल्व कर लेंगे। पेपर देना नहीं आता तो बड़े भैया को बता दो। रूल नंबर 54, टू मॉडिफाई ए वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब वी यूज़, है ना, वी यूज़ एन एडवर्ब। शी राइट्स वेरी केयरफुल। भाई नहीं यार, वेरी लगा रहे हो तुम पहली चीज़ तो, है ना। अगर तुम्हें किसी वर्ब को मॉडिफाई करना है या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना है तो हमेशा आप यूज़ करते हैं एडवर्ब का। ये बात आप पीछे वाली वीडियो में सीख के आए होंगे, नहीं सीख के आए होंगे तो जाके वो वीडियो देख लेना। फिर से कह रहा हूँ 10 मार्क्स रखे हैं उस वीडियो में, 10 मार्क्स उस वीडियो में रखे हैं, कम से कम 30-40 मार्क्स इस वीडियो में रखे हैं। तो इतने मार्क्स ले लोगे तुम सही से तो तुम आराम से इंग्लिश के अंदर 80-85 तक आराम से पहुँच जाओगे। तुम्हारे बड़े मुश्किल से कोई मार्क्स कटेगा अगर तुमने ध्यान दिया होगा इस वीडियो में। तो केयरफुली इज एन एडजेक्टिव विच कैन नॉट मॉडिफाई एज द एडवर्ब ऑफ वेरी, है ना, देयरफॉर केयरफुली मस्ट बी यूज्ड। रूल नंबर 55, टू मीन्स more than required and it is used with unpleasant adjective, है ना। so we cannot use too glad, too happy, too pleasant, too healthy बोल देते हैं हमने, है ना, यही बोला है सारा दिन सारी उम्र, है ना। आई एम टू गुड, व्हाट अबाउट यू। भाई जो ये TW आप यूज़ करते हो ना, है ना, ये आपका अनप्लेजेंट सिचुएशन में यूज़ किया जाता है, खुशी वाली बात में यूज़ ही नहीं किया जाता है, दुखी वाली बात में यूज़ किया जाता है। आई एम टू सैड इज़ करेक्ट, है ना, आई एम टू हैप्पी इज़ रॉन्ग, है ना। इंग्लिश इज़ अ वेरी फनी लैंग्वेज। आई एम टू ग्लैड, भैया जी नहीं हो तुम यार, टू ग्लैड नहीं हो तुम, वेरी ग्लैड हो, है ना, टू मीट यू, गुड।
एक मीटअप भी रख लेंगे, डोंट वरी। मीटअप से मीट यू से याद आया, एक मीटअप अपन ऑर्गेनाइज करेंगे दिल्ली के अंदर, बहुत बढ़िया सा प्यारा सा। तुम लोगों से जब भी मिलता हूँ ना बाहर कहीं, बहुत अच्छा लगता है ना। यू पीपल मेक माई डे। रूल नंबर 56, ए सेंटेंस विच इज बेस्ड ऑन TW2 और 2 format, we cannot replace it with so that. If we replace 2 with so that and 2 must also be replaced with cannot. कहने का मतलब है कि यार 2 और 2 को हटाओगे, सिर्फ so that से नहीं हटा सकते। so that लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, बट बाद में cannot भी लगाना पड़ेगा। वो नहीं लगाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं। He is too weak so that he cannot walk, गलत है सर, है ना। He is too weak to walk लिखो, या तो 2 के साथ तो 2 ही लगाओगे, और ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, ये ठीक है, ठीक है, ये दोनों ठीक है, बट ये वाले सेंटेंस आपका गलत है। रूल नंबर 57, मच टू इज फॉलोड बाय अनप्लेजेंट एडजेक्टिव, अगेन है ना, वेयर एज टू मच इज फॉलोड बाय नाउन। देखो डिफरेंस देखो, ये मच टू है, ये टू मच है। मच टू आपका अनप्लेजेंट एडजेक्टिव के साथ आएगा और टू मच आपका नाउन के साथ आएगा। मच टू प्लस अनप्लेजेंट एडजेक्टिव और टू मच प्लस नाउन, सिंपल सी बात। एग्जाम्पल के साथ समझोगे, याद रहेगा सारी उम्र। इनकरेक्ट क्या है, हिज फेलियर इज टू मच पेनफुल फॉर मी। अरे नहीं बाबा, अनप्लेजेंट है, पेनफुल है ना, तो टू मच तो पहली बात क्यों लगा रहे हो, तुम मच टू लगाओ, है ना, मच टू। टू बोला था ना अनप्लेजेंट के लिए, तो वो। हिज वाइफ रूड बिहेवियर गिव्स हिम मच टू पेन, तो यहाँ क्या आएगा, कि नाउन है ना, यहाँ पेन नाउन का काम कर रहा है, पहली चीज़। यहाँ नाउन पेन नाउन का काम कर रहा है, इस रीज़न से यहाँ पे टू मच आया, ना कि मच टू। ठीक है, डिफरेंस समझ आया। पेनफुल नाउन नहीं है, नाउन होता तो ये सेंटेंस ठीक था, बट यहाँ पे पेन नाउन है, जिस रीज़न से यहाँ पे टू मच आएगा, ना कि मच टू। रूल दोबारा पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट कर देना, मैं स्पेशल समझा दूंगा दोबारा से। क्वाइट एंड ऑल आर नॉट यूज टुगेदर, क्वाइट और ऑल एक साथ यूज नहीं किया जाता। ही इज क्वाइट ऑल राइट, नॉट ब्रो, ही इज क्वाइट राइट और ही इज ऑल राइट। ठीक है, ज़्यादा इंग्लिश भी नहीं बोलनी है कि गलत इंग्लिश बोलने शुरू कर दी ज़्यादा के चक्कर में, ऐसा हीरो भी नहीं बनना है। रूल नंबर 59, ए या एन प्लस फेयरली प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन या फिर रेदर प्लस ए प्लस एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, ए फेयरली गुड बुक, है ना, ए आया, फेयरली आया, है ना, एडजेक्टिव आया, नाउन आया, या फिर रेदर आया, उसके बाद ए आया, फिर क्या आया आपका एडजेक्टिव आया, है ना, नाउन आया। बट वी कैन नॉट यूज प्लेजेंट एडजेक्टिव विद रेदर एंड अनप्लेजेंट एडजेक्टिव विद फेयरली। अब बस इतनी सिंपल सी बात है, फेयरली है तो अच्छी बात कहनी है, कोई बुरी बात नहीं कह दोगे फेयरली के साथ, और रेदर के साथ अच्छी बात नहीं कहते रेदर के साथ, है ना। रेदर ए इजी प्रॉब्लम थोड़ी हो गए देखो, है ना। रेदर है तो अनप्लेजेंट चीज़ें यूज़ करेंगे, फेयरली है तो प्यारी प्यारी चीज़ें यूज़ करेंगे। फेरी टेल्स, इट वॉज रेदर गुड बुक, अरे बाबू फेयरली, इट वॉज ए फेयरली गुड बुक। रूल नंबर 60, इनफ when used as an adverb is preceded by positive degree adjective और adverb। जब यार इनफ का तुम यूज़ करते हो एज एन एडवर्ब तो उसको प्रीसीड करते हैं, कैसे, ही इज़ ग्रेटर इनफ टू पार्डन यू, नहीं बाबा पॉजिटिव डिग्री, है ना, मैंने कंपेरेटिव डिग्री नहीं लिखा ना, पॉजिटिव डिग्री लिखा है उस फॉर्म में, ही इज़ ग्रेट इनफ टू पार्डन यू। अब ठीक है, अब ये बिल्कुल ठीक है सेंटेंस। रूल नंबर 60 डन। रूल नंबर 61, two negatives cancel each other, hence two negatives should not be used in the same sentence unless we make an affirmation। दो नेगेटिव एक साथ यूज ही नहीं करने चाहिए यार। I have not got none है, तो यहाँ पे none को हटा दो और any लिख दो, I have not got any, मुझे कुछ नहीं मिला सर। At present means at the present time, या presently means shortly। At present का मतलब है इस मोमेंट पे, इस वक्त, और presently का मतलब है जल्द ही। डिफरेंस है दोनों में, है ना, तो मतलब डिफरेंस समझ के जाना। They should not be confused. Nothing more can be done presently. नहीं बाबा, at present. He will not come back at present. थोड़ी देर में आएगा ना, he will come, है ना, थोड़ी देर में आएगा, that is presently. Hard means diligently, है ना, और hardly का मतलब होता है मुश्किल से। हार्ड का मतलब है मुश्किल टाइम चल रहा है भाई, मुश्किल तो था, और हार्डली होता है मुश्किल से।
तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना। ही ट्राइड हार्डली टू विन द रेस, यार उसने बहुत मेहनत की है यार, मुश्किल से थोड़ी जीता है, उसने बहुत मेहनत की है। ही ट्राइड हार्ड, और शी हैज़ ईटन हार्ड एनीथिंग, यार उसने मुश्किल से कुछ खाया होगा यार, मुझे नहीं लगता उस बंदे ने कुछ खाया भी होगा, है ना, बेचारी भूखी बैठी होगी अपने करण अर्जुन के इंतज़ार में, है ना, हो सकता है। तो प्लीज़ इसको खाना खिला दो, नहीं प्लीज़ ध्यान रखना इस चीज़ का, खाना खा लेगी वो। चलो आगे, रूल नंबर 64, much is used before past participles and adjectives, adverbs of comparative degrees, where is used before the present participles and adjectives, ठीक है। adverbs of positive degree, incorrect क्या है यहाँ पे, the news is much surprising, the news is very surprising, पहली चीज़। much आपका कहाँ, past participle और adjective adverbs past वाले, है ना, उनके साथ यूज़ होगा। और वेरी कहाँ यूज़ होगा, वेरी यहाँ होगा ना प्रेजेंट वालों के साथ, तो इज़ है ना प्रेजेंट, ठीक है। आई वॉज, देखो यहाँ पे वॉज है तो यहाँ पे वेरी गलत है, आई वॉज के साथ मच, तो बहुत सिंपल सा है ना। तुम्हें मच दिख रहा है कहीं पे, है ना, या वेरी दिख रहा है कहीं पे, देख लो वो प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, पास्ट की हो रही है, उस बेसिस पे सिलेक्ट कर लो, सिंपल। बाकी बहुत हार्ड क्वेश्चन है, तुम्हारे एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन बहुत रेयर पूछा जाएगा, इट इज़ ए हार्ड क्वेश्चन, है ना। बट अगर आता है और तुमने ये वीडियो अच्छे से देखी होगी, मज़ा आ जाएगा तुम्हें, तुम कहोगे भैया जी क्या एक नंबर मस्त बढ़ रहा है, क्योंकि और लोगों के कट रहे होंगे वहाँ पे, तुम्हें मिल रहे होंगे, तो तुम दो तरीके से ज़्यादा मार्क्स ले रहे होंगे लोगों से। हार्डली इज एन एडवर्ब विच मीन्स रेयरली, है ना, वेयर इज हार्ड इज एन एडजेक्टिव विच मीन्स टफ, रिजिड, सेम चीज़ है ना। इट इज़ ए हार्डली जॉब ना बाबा, इट इज़ ए हार्ड जॉब, इवन इट इज़ नॉट इवन ए हार्ड जॉब, इट इज़ ए सेटिस्फाइंग जॉब टू टीच यू पीपल, इट इज़ ए सेटिस्फाइंग जॉब फॉर मी। एगो इज ऑलवेज यूज्ड विद, है ना, पास्ट इंडेफिनेट टेंस, एगो का हमेशा हम यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस के साथ। सो इफ़ एगो कहीं पे यूज़ हो रहा है तो तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें वहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल ही हैज़ केम ए मंथ एगो, तो हैज़ कम क्यों यूज़ कर रहे हो जब एगो दिख रहा है, तो हैज़ हटा दो और कम का केम कर दो, ही केम ए मंथ एगो, हो गया क्वेश्चन ठीक। रूल नंबर 67, एट प्रेजेंट मीन्स at this moment it is used with present tense, whereas presently and shortly are used for future action and generally, देखो at present का और presently का डिफरेंस हमने समझा था। presently का मतलब थोड़ी देर में, है ना, तो थोड़ी देर में कोई आने वाला होगा ना, तो फ्यूचर की बात होगी इसमें, तो फ्यूचर टेंस यूज़ करेंगे। एट प्रेजेंट में वेरी मोमेंट, अभी इसी वक्त की बात कर रहे हैं, यहाँ प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे। प्रेजेंटली ही इज़ इन द रूम, भाई अभी वो रूम में है, फ्यूचर में थोड़ी रूम में है, अभी है, तो एट प्रेजेंट ही इज़ इन द रूम। रूल नंबर 68, अर्ली का मतलब होता है जस्ट आफ्टर द बिगनिंग ऑफ एनीथिंग, और सून का मतलब होता है थोड़े टाइम के बाद, या है ना जस्ट आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम, इसका मतलब होता है थोड़े टाइम से पहले, है ना, किसी चीज़ से पहले, किसी चीज़ की बिगनिंग में, इसका मतलब होता है थोड़ी देर बाद में। फॉर एग्जाम्पल रोजेस ब्लूम्ड अर्ली दिस स्प्रिंग, कि स्प्रिंग में अर्ली स्टार्टिंग में आपके रोजेस ब्लूम कर जाएंगे, है ना, तो उनको लगे रहने देना, वहाँ पे तोड़ मत लेना उनको। रूल नंबर द सेंटेंस विच स्टार्ट्स विद सेल्डम, never, hardly, rarely और scarcely takes an inverse structure, मतलब कहने का मतलब है जहाँ पे ये सारे वर्ड्स दिखे वहाँ पे इनवर्स स्ट्रक्चर होती है। यूजुअली स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, है ना, थिंग्स ऑब्जेक्ट्स और समथिंग समथिंग, बट इनवर्स का मतलब होता है पहले वर्ब आएगी आपकी, मतलब हाँ पहले ये वर्ड्स आएंगे जो वर्ड्स हैं ऊपर लिखे हुए हैं वो, उसके बाद आपकी वर्ब पहले आएगी और सब्जेक्ट बाद में आएगा। तो दिस इज इन्वर्जन, इसकी इन्वर्जन की बात हो रही है। तो सेल्डम दिखा तो उसके बाद आई दिखा तो मतलब गलत है, बस मिल गया तुम्हें एरर। सेल्डम हैड आई इवन, तो मेरे को ये तो इतना सेंटेंस तो देखो मेरे को पढ़ना ही नहीं पड़ता, है ना, तुम्हें दो वर्ड्स देखने हैं बस, तुम्हारा हो जाएगा क्वेश्चन से। इन्वर्जन इज ऑलवेज ऑल्सो यूज्ड इन सेंटेंस विच स्टार्ट्स विद हियर देयर अवे आउट इंडोर आउटडोर, इन सब चीज़ों के साथ भी आप यूज़ करते हैं, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब वगैरह वगैरह, है ना, उसके बाद आते हैं। अवे सीता वेंट ना, अवे वेंट सीता, है ना, ये फिर से आपका इंटरचेंज हो जाएंगे। कहाँ लिखा हुआ है अवे, ये लिखा हुआ है अवे, जिन्हें नहीं दिखा देख लो। रूल नंबर 71, टू कंजंक्शन शुड नॉट बी यूज इन द सेम सेंटेंस, मतलब एक ही सेंटेंस के अंदर नहीं यूज होना चाहिए, अलग अलग अगर वो है तो वहाँ यूज आप कर सकते हो। ऑल्दो शी वॉज टायर्ड बट, है ना, शी स्टिल वेंट ऑन वर्किंग, तो यहाँ पे है ना वो टायर्ड थी फिर भी वो काम पे गई, मैं बट यूज वैसे भी नहीं करते हैं यहाँ पे, है ना। ऑल्दो शी वॉज टायर्ड कोमा शी स्टिल वेंट ऑन द वर्किंग, और यहाँ पे कोमा भी नहीं होता बट भी नहीं होता, तो शायद हम येट यूज़ कर सकते थे, ठीक है। बट यहाँ पे कोमा दिया हुआ ना, बस हो गया काम हमारा, कोमा लगा दो, तो मेरा एरर ढूंढना है ना तुम्हारे एग्जाम के रिस्पेक्ट। रूल नंबर 72 की बात करते हैं। बॉट शुड बी फॉलोड बाय एंड, इट शुड बी यूज्ड इन पॉजिटिव सेंस, ओके,
इन नेगेटिव सेंस नाइदर और नॉर का यूज़ करते हैं। शुड बी यूज इन प्लेस ऑफ बॉथ, कभी भी बॉथ प्लीज़ मत लिखना ना यार, नेगेटिव सेंस में बॉथ मत लिखना प्लीज़, रिक्वेस्ट है। बॉथ रवि एज वेल एज राजा वर प्रेजेंट देयर, अच्छी बात है। बॉथ रवि एंड राजा वर प्रेजेंट देयर, ये सही है ना यार, यहाँ पे तुम क्यों यूज़ कर रहे हो ये एज वेल एज, जो बोथ यहाँ पे लगा हुआ है इसका काम ही क्या है? अभी तो बोला तुम्हें बोथ के साथ हमेशा क्या आता है, ये रहा देखो, इज शुड बी फॉलोड बाय एंड, तो ये फालतू फालतू वर्ड मत लिखो उसमें, ठीक है। रूल नंबर 73, आइदर और नाइदर नॉर बोथ एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो शुड बी फॉलोड बाय द सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब ही नॉट ओनली लॉस्ट हिज टिकट्स बट ऑल्सो हिज लगेज, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ही लॉस्ट, ठीक है, तो पहले तो ये लॉस्ट पहले आएगा, ठीक है। ही लॉस्ट नॉट ओनली हिज टिकट्स बट ऑल्सो हिज लगेज, देखते हैं यहाँ पे कोमा फालतू है ना। और शुड बी फॉलोड बाय द सेम पार्ट ऑफ स्पीच, सेम पार्ट ऑफ स्पीच के साथ फॉलो होना चाहिए ये दोनों की दोनों चीज़ें, तो इस रीज़न से है ना, नॉट ओनली हिज टिकट्स नाउन बट ऑल्सो हिज लगेज, तो ये देखो नॉट ओनली हिज टिकट्स बट ऑल्सो हिज लगेज, अगर यहाँ पे लॉस्ट आ जाता बीच में तो ये दोनों साथ में नहीं होते ना, तो इसलिए वर्ब पहले आ जाती है आपकी, ठीक है। आई होप ये रिमेंबर रखेंगे रूल। नाइदर शुड बी फॉलोड बाय नॉर, आइदर शुड बी फॉलोड बाय और, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं ना, नाइदर के साथ नॉर लगता है, आइदर के साथ और लगता है, तो नाइदर के साथ नॉर और लिखा दिखेगा तो गलत कर देंगे, उसको नॉर बना देंगे, बहुत सिंपल सा रूल। रूल नंबर 75, नो सूनर शुड बी फॉलोड बाय देन, है ना, THAN, नॉट बाय बट और देन, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, विशेष ध्यान, जितना ध्यान विशेष ने अपना नहीं रखा होगा उतना आप इस रूल का रखेंगे, है ना, क्योंकि आपके एग्जाम में आता है, बहुत बार आया है नो सूनर वाला। नो सूनर डिड आई फिनिश दिस बुक देन आई शेल बिगिन अनदर, ओके। एंड रिमाइंडर फॉर यू पीपल, अगर आप NDA और CDS 1 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस आप चाहते हैं, आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में, तो देखो ध्यान से समझो, अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन करना चाहते हो ना सर, आपके पास ऑलमोस्ट 8 महीने होंगे अभी, है ना, सितंबर से अप्रैल में आपका नेक्स्ट एग्जाम होगा, इस 8 महीनों में आपको बहुत डिटेल के अंदर सब पढ़ाया जाएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर। क्यों? क्योंकि यार तुम्हें अगस्त में क्या होता है, CAPF भी देना हो, तो तुम्हारे CAPF का पूरा कवर करवाऊंगा मैं इसमें, पूरा मतलब पूरा, ठीक है। पेपर 2 के लिए भी कोई हेल्प चाहिए होगी तो हम मैं करवाऊंगा तुम्हारी, डोंट वरी फॉर दैट थिंग। तुम्हारी CAPF की टेस्ट सीरीज भी करवा दूंगा इसी के अंदर तुम्हें, है ना। तो इस रीज़न से हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इंग्लिश और मैथ्स, है ना, वो पूरा करते हैं कि हमारा CDS, या देखो तुम्हें अगर, है ना, तुम्हें कहते हैं कि चांद पे जाना है, इफ यू एम यू वांट टू गो फॉर द मून प्लीज स्टार फॉर ए, है ना, एम फॉर ए स्टार, तो तारे के लिए तो तुम कर ही लो एम, है ना। तो कहने का मतलब है तुम्हें CDS क्लियर करना है तो थोड़ा सा हाई लेवल प्लान कर लो यार, पेपर मुश्किल आ गया तो क्या करोगे, CAPF के लेवल का प्रिपेयर किया होगा तो CDS निकल जाएगा, बट उसी लेवल का प्रिपेयर किया होगा तो जैसे बाकी बच्चे वहाँ पे छोटा सा मुंह करके बैठे होंगे वहाँ तुम भी बैठ जाओगे, तो मेक श्योर कि तुम्हारी प्रिपरेशन हमेशा हार्ड हो, है ना। प्रिपरेशन मस्ट बी, यू मस्ट बी रेडी फॉर द वर्स्ट, कि यार कुछ भी हो सकता है एग्जाम के अंदर, तो मुझे हर चीज़ के लिए रेडी रहना है, ठीक है। इस लेवल की प्रिपरेशन तुम्हारी होनी चाहिए, और जब एग्जाम होगा तुम जीत रहे होगे वहाँ पे, तुम्हें मज़ा आ रहा होगा उस मोमेंट पे, तो हम उसी लेवल का तुम्हें प्रिपेयर करवाएंगे। दिस इज माई प्रोमिस टू यू, ये मेरा प्रोमिस है तुम सबसे। इफ़ यू आर ज्वाइनिंग एनी ऑफ द माई बैचेस, आइदर ऑनलाइन ऑफलाइन, कोई भी बैच ज्वाइन कर रहे हो, यू विल बी, है ना, वर्किंग द हार्ड मोस्ट इन दिस कंट्री, हार्ड मोस्ट लेवल की प्रिपरेशन तुम कर रहे हो, ठीक है। रूल नंबर 76 से स्टार्ट करते हैं। हार्डली स्कार्सली शुड बी फॉलोड बाय व्हेन और बिफोर बट नॉट बाय देन और दैट, बस इसका आप ध्यान रखेंगे, देन और दैट का यूज़ नहीं करेंगे, व्हेन और बिफोर का यूज़ करेंगे। हार्डली के बाद डिड आता है यूजली, है ना, द हार्डली डिड आई रीच द स्टेशन, देन नहीं यूज़ करना है ना, अब भी तो बोला देन नहीं यूज़ करना है, उसकी जगह क्या यूज़ करेंगे, व्हेन। दैट की जगह क्या यूज़ करते हैं, बिफोर वगैरह कुछ देख लेते हैं, है ना। दैट शुड नॉट बी यूज बिफोर ए सेंटेंस इन ए डायरेक्ट स्पीच और बिफोर इंटरोगेटिव एडवर्ब्स एंड प्रोनाउंस इन डायरेक्ट स्पीच, तो मतलब दैट का ऐसे यूज़ नहीं करते हैं हम डायरेक्ट स्पीच में। ही सेड दैट, है ना, उसके बाद कोमे लगा दोगे, ऐसा नहीं होता है, तो यहाँ पे दैट होता ही नहीं है, ये जब तुम कोमे हटाते हो ना तब लगाते हैं दैट अपन। ही सेड आई शैल गो देयर, ही आस्क्ड मी दैट हु आई वॉज, तो इसका क्या रहेगा, ही आस्क्ड मी हु वॉज, ठीक है, मैं कौन हूँ। ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड आफ्टर प्रीपोजिशन, फॉर एग्जांपल, अब यार प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे। आई डू नॉट डिपेंड ऑन ही क्या है यहाँ पे, सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव की यूज़ कर रहे हो, है ना, यहाँ पे हिम होगा, ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे आपको यूज़ करना है।
रूल नंबर 79, द प्रीपोजिशन यूज्ड आफ्टर टू वर्ड्स मस्ट बी मेड क्लियर इफ दीज टू वर्ड्स आर कनेक्टेड बाय एंड और, ठीक है, शी इज कॉन्शियस एंड एंगेज्ड इन हर वर्क। पढ़ के देखो, तुम इसमें गलती निकाल ही नहीं पाओगे, ढूंढ के देख लो, नहीं मिल रही है ना। बट देखो क्या कह रहे हैं, द प्रीपोजिशन यूज्ड आफ्टर टू वर्ड्स मस्ट बी मेड क्लियर इफ द टू वर्ड्स आर कनेक्टेड बाय एंड, है ना, वो कनेक्टेड है या नहीं है। शी इज कॉन्शियस ऑफ एंड एंगेज्ड इन हर वर्क। अब एंगेज्ड के बाद तो इन लगा लिया था हमने, कॉन्शियस के बाद ऑफ यहाँ पे लगाना छोड़ दिया था, बोल के देखोगे तो बहुत अच्छा लग रहा था। सो ये बोलने वाली ट्रिकें छोड़ दो। रूल नंबर 80, इफ प्रिंसिपल वर्ब इज यूज्ड आफ्टर, अबाउट, आफ्टर, एट, बिफोर, for, from, in, on, to, the verb must be in ing form. You prevented me from do it. नहीं बाबा, यहाँ क्या दिख रहा है तुम्हें, from, तो यहाँ क्या आना चाहिए, doing it, that's it, हो गया। Rule number 81, on, in, at are not used before today, tomorrow, yesterday, the following day, the next day, etc. है ना, तो ये यूज नहीं करता ना यार इनसे पहले। He will go there on tomorrow, नहीं, he will go there tomorrow, that's it, है ना। तो इन वाले टाइम्स के साथ हम ऐसे ऐसे वर्ड्स का यूज, है ना, समय सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, ये वाले मतलब ओ एट वाले। नो प्रीपोजिशन इज यूज्ड बिफोर द वर्ड होम। होम, एट होम इज ए phrase which bears a different meaning. For example, bring a TV set at home. नहीं, होम से पहले कोई प्रीपोजिशन का आपको यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि एट होम का मीनिंग कुछ और हो जाता है। एट होम का मतलब, है ना, वो रहता ही नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ब्रिंग ए टीवी सेट होम, कोई है ना टीवी सेट है वो घर ले आओ और ले जाओ उसको। अगर मंगा रहे हैं घर वाले, है ना, घर वाले क्या टीवी सेट क्यों मंगवा रहे हैं तुमसे, उन्हें तुम्हें मंगवाना चाहिए पुदीना या धनिया, ताकि तुम्हें डिफरेंस पता चले दोनों में। तुम में से आधा को ये नहीं डिफरेंस पता होगा, है ना। After transitive verbs like discuss, describe, reach, order, tell, demand, attack, resemble, ridicule, etc., we directly use the object and no preposition is used after the verb. भाई कोई भी preposition का use ही नहीं करते हैं अपन इसमें। The poet described about the beauty of natural nature होगा यार, है ना, beauty of nature in this poem. The poet described the beauty of nature in this poem, हो गई ना वही बात खत्म। पता नहीं तुम क्या क्या कहते थे, है ना। यहाँ अबाउट पता नहीं क्यों लिखा हुआ तुमने, आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा। ये रहा डिस्क्राइब वर्ड भैया, ये लिख रखा, ये कह रहा है कि यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज ही नहीं करनी है। इसके बाद तुम हो कि मान नहीं रहे हो, तुम करे जा रहे हो, तुम करोगे तो गलत बात है ना भैया, नहीं करना है यूज, मना कर रहे हैं तो नहीं करना है। रूल नंबर 84 पे हम आ गए हैं। रूल नंबर 84 क्या कहता है? रूल नंबर 84 कहते हैं से, सजेस्ट, पर्पस, स्पीक, रिप्लाई, एक्सप्लेन, टॉक, लिसन, राइट इज फॉलोड बाय टू प्रीपोजिशन। फाइनली तुम्हें कुछ मिला जो टू प्रीपोजिशन के साथ फॉलो हो रहा है, अदरवाइज तब से बेयर पढ़ रहे थे तुम, टू को हटाना सीख रहे थे। इफ देयर इज ए पर्सन इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ही डिड नॉट रिप्लाई मी, भैया जी रिप्लाई टू मी, है ना। अगर यहाँ पे बाद में कोई पर्सन है तो टू मी। ही डिड नॉट राइट टू ए लेटर, देखो यहाँ पे टू आ गया, लेकिन ए लेटर थोड़ी ना कोई पर्सन है यार, पर्सन होना चाहिए तो टू हट जाएगा पर्सन, ठीक है। टू को रहने नहीं दिया उन लोगों ने ज़्यादा देर, एक एग्जाम्पल से ज़्यादा टू टिका नहीं। रूल नंबर 85, व्हेन ए प्रोनाउन इज यूज्ड एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब टू बी, इट शुड बी इन द नॉमिनेटिव केस। इफ, अच्छा सब पहली चीज़, इफ, है ना, आई मैं ये होता वो होता ऐसा हो, तो वॉज नहीं होता है, वर होता है हमेशा, ये याद रखना, ठीक है। इफ आई वर हिम, अगर वो मैं होता या मैं वो होता, जो भी है, या तुम कुछ भी होते हैं तो वर ही होगा, पहली चीज़। आई वुड नॉट डू इट, दूसरा, है ना, तो यहाँ पे ही आएगा ना कि हिम। क्यों यार भैया, ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस कैसे बन सकते हैं? सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ही रहेगा ना। अगर मैं वो होता तो यहाँ पे ही होगा। इफ आई वर द किंग, सब्जेक्टिव केस है ना यार, ठीक है। इफ आई वर हिम, मुझे क्या पता कौन भाई, तो सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। When the pronoun is used as the object of a verb or preposition, अब अगर हाँ, है ना, अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस बनेगा, देखना तो। Let you and I do it, let you and me do it. These presents are for you and I. यहाँ पे आपका me, ठीक है, ये आपके और मेरे लिए हैं, मैं नहीं हूँ, ये मेरे लिए हैं, तो ऑब्जेक्टिव केस।
एम्पैथेटिक प्रोनाउंस कैन नॉट स्टैंड अलोन एज सब्जेक्ट्स, हिमसेल्फ डिड इट, है ना, तो इसको क्या चाहिए, इसको सब्जेक्ट की नीड है भैया, यहाँ पे सब्जेक्ट मिसिंग है, सब्जेक्ट की नीड है, बोला सब्जेक्ट और वर्ब दोनों चाहिए, ही हिमसेल्फ डिड इट, बस सिंपल। द इंडेफिनिट प्रोनाउन वन शुड बी यूज्ड, है ना, वन के साथ आपको वंस यूज होता है। देखो, वन मस्ट नॉट बॉस्ट ऑफ हिज ऑन सक्सेस, पढ़ने में सुनने में बहुत प्यारा लग रहा है, बट हिज नहीं होगा, वन के साथ वंस आता है, ही के साथ हिज आता है। आइदर नाइदर इज यूज्ड ओनली इन स्पीकिंग ऑफ टू पर्सन्स और थिंग्स, एनी, नो वन, नन आपका दो से ज़्यादा लोगों के लिए, चीज़ों के लिए यूज़ होता है। आइदर नाइदर आपका दो या दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है बेसिकली, एनी, नो वन, नन ये सब आपका यूज़ होता है दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए। तो इनकरेक्ट क्या है, एनी वन ऑफ दिस टू रोड्स लीड्स टू रेलवे स्टेशन, भैया जी टू रोड्स, एनी वन कैसे बोल रहे हो, पाप लगेगा, आइदर बोलो, आइदर ऑफ दिस टू रोड्स, है ना, लिखो अच्छा आदमी, कमेंट में लिखो अच्छा आदमी। इनकरेक्ट, नाइदर ऑफ दिस थ्री बॉयज, फिर थ्री बॉयज हैं, फिर नाइदर लिख रहे हो तुम, अरे भैया लिखो इंग्लिश वाला आदमी, नो वन ऑफ दिस थ्री बॉयज डिड हिज होमवर्क। तो मेक श्योर तुम इस चीज़ का ध्यान रखो, बहुत बेसिक रूल है और बेसिक रूल्स के ऊपर ही तुम्हारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भी पढ़े होंगे तुमने, तो तुम लोगों से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। ईच अदर इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ टू पर्सन्स, अगेन है ना, ईच अदर दो लोगों के लिए, वन अनदर ज़्यादा लोगों के लिए, दो प्लस लोगों के लिए, दो भाई हैं तो वन अनदर नहीं, ईच अदर को प्यार करेंगे, और है ना, ठीक है। चलो, ज़्यादा भाई होते दो से तो कमेंट में बताओ। रूल नंबर 91, ए नाउन और प्रोनाउन गवर्निंग ए जिरन शुड बी पुट इन पॉजेसिव केस। तो पॉजेसिव केस आना चाहिए ना यार, इससे पहले ये बता चुका हूँ मैं तुम्हें, सेम बात लिखी हुई है। रूल नंबर 92, ए प्रोनाउन मस्ट एग्री विद इट्स एंटीसीडेंट इन पर्सन, नंबर, जेंडर। ईच ऑफ दिस बॉयज हैज़ डन देयर होमवर्क, भाई भाई बॉयज देख रहे हैं ना, नहीं देख रहा क्या, बॉयज है, ठीक है। ईच ऑफ दिस बॉयज हैज़ डन, देयर क्यों है यहाँ पे, हिज होना चाहिए, क्यों, ईच है, इस रीजन से ईच है, मतलब हर एक लड़के का अपना अपना काम होना चाहिए, होमवर्क पूरा करके लाएगा, एक लड़का अपना ही काम करेगा ना, किसी दूसरे दोस्त का होमवर्क थोड़ी करके लाएगा। इस रीजन से यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा, ना कि वो प्लूरल फॉर्म में देयर यूज होगा। समझ में आया। रूल नंबर 93, व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड द प्रोनाउन यूज्ड फॉर देम मस्ट बी इन प्लूरल। ये कर चुके हैं ना यार, बोथ राजू एंड रवि हैव डन हिज होमवर्क। नहीं यार, अब देखो राजू और रवि दोनों बोथ के साथ यूज कर रहे हैं ना, दूसरा एंड के साथ यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, दूसरा ये सिंगुलर नाउन्स है, वो देखो प्लूरल थे, है ना, तो ये डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे। तो दे होमवर्क, फिर वो दोनों एक साथ मिलके होमवर्क करके लाए। रूल नंबर 94, व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स जॉइंड बाय एंड रेफर ऑफ द सेम पर्सन और थिंग्स, ए प्रोनाउन यूज्ड फॉर देम मस्ट बी सिंगुलर। अभी बदला था ना, देखो द कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एक इंसान है, अलग अलग इंसान है, भैया जी देखो यहाँ पे तो द है, यहाँ पे द नहीं है, तो दोनों एक इंसान है, तो इस आना चाहिए सर, ठीक है इसको, तो इस तो आएगा भाई, बट देयर ड्यूटी क्यों करेगा, एक इंसान दो लोगों की है ना, देयर ड्यूटी कैसे करेगा, हिज ड्यूटी करेगा, क्या करेगा, द कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज नॉट इन हिज ड्यूटी, यहाँ पे हिज हो जाएगा, हिज ड्यूटी करेगा वो। रूल नंबर 95, when two or more singular nouns joined by or, nor, either or, neither nor, the pronoun used for them should be in singular। ठीक है, आपका दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन, नाइदर रवि नॉर राजू हैज़ डन देयर होमवर्क, नहीं हुई है, फिर से हिज। देखो पहले तुमने वर्ब पढ़ा यहाँ पे कि वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब तो तुम पहचान लेते हो अब, है ना, रवि और राजू, तो कौन सा आएगा। तो जैसे तुम ये वर्ड्स देखो ना यार, तुम्हारा पहला ध्यान जाना चाहिए वर्ब के ऊपर, वर्ब ठीक है, तो दूसरा ध्यान जाना चाहिए प्रोनाउन के ऊपर, दो में से एक में गलती मिल ही जाएगी। तो इस तरीके से हमने सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, नाउन, है ना, प्रोनाउन सब कवर कर लिया है यहाँ पे। रूल नंबर 96 क्या कह रहे हैं, व्हेन टू और मोर सिंगुलर प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन्स केम टुगेदर, द प्रोनाउन ऑफ सेकंड पर्सन सिंगुलर यू मस्ट कम फर्स्ट। अच्छे छोड़ो यार, तुम ऐसे नहीं पढ़ो इसको, इस रूल को मेरी तरह पढ़ो तुम। बी लाइक, है ना, अवर लीजेंड MS धोनी सर, महेंद्र सिंह धोनी सर की तरह बनना है हमने, है ना, टेक हिम एज योर आइडल और इंस्पिरेशन, ठीक है, वो अपनी इंस्पिरेशन मान लो। क्या करते थे धोनी सर, धोनी सर यार, अब मैच अगर बाय चांस मैच हम हार जाते थे किसी केस में, तो क्या कहते थे यार, मतलब है ना, मेरी थोड़ी सी कमी रह गई, तो उस वजह से हम मैच हार गए, बाय चांस हम जीत जाते थे, बाय चांस नहीं, हम मेहनत से जीतते थे, है ना। इफ वी विन द गेम,
तो धोनी साहब क्या कहते थे, सर कहते थे यार टीम बहुत बढ़िया खेली है, टीम ने ना झंडे गाड़ दिया। तो कहने का मतलब है जब भी पॉजिटिव एक्शन होगा आप दूसरों को श्रेय दे देंगे, जब भी नेगेटिव एक्शन होगा आप पहले खुद आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आई यू एंड ही मस्ट वर्क टुगेदर, तो ये तो अच्छी बात है ना, तो दूसरे को पहले रख दो। अगर कुछ बुरी बात कर रहे हो तो मर्डर वर्डर करना होता, चोरी वोरी करना होती तो आई आ जाता है ना, 1 2 3। किस केस में, जब बुरी बातें हो रही होंगी, अच्छी बातें होंगी तब 2 3 1, ठीक है। दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट रूल और ये हर बार आता है। धोनी साहब से सीखो पढ़ना। When two or more plural pronoun of different pronoun came together, first person plural we come first, the second person, same चीजें हैं यार, कुछ नहीं है इसमें, है ना। you they and we must work together, अच्छी बात है ना कि इसमें लिख लो तुम we you and they आता है इसमें हमेशा, we you and they आता है, must work together, ठीक है। नेक्स्ट रूल, द रिलेटिव प्रोनाउन हु इज इन सब्जेक्टिव केस, क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं द डॉक्टर, ये कह रहे हैं द डॉक्टर whom came here was राम्स ब्रदर, ये यहाँ पे सब्जेक्टिव केस की बात हो रही है ना, सब्जेक्टिव केस की बात हो रही है, तो यहाँ पे हु आएगा। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस की बात हो रही तो हुम आता है, तो जैसे इतना याद रखना है, सब्जेक्टिव केस में आपका हु आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पे आपका हुम आएगा। रूल नंबर 99, द सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव ओनली नन ऑल एज रिलेटिव प्रोनाउन वी यूज दैट नॉट विच और हु, विच और हु का यूज ही नहीं करता है। ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, भैया जी PYQ चमका, तो विच और हु यूज ही नहीं करते हैं, तो क्या यूज करते हैं सर, दैट, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। रूल नंबर 100, लास्ट रूल ऑफ द डे, एंड मेक श्योर यू रिवाइज, आई एम अगेन सेइंग मेक श्योर यू रिवाइज दिस रूल्स, अदरवाइज भूल जाओगे। या तो वीडियो 2x पे सुन लो, मुझे टाइम वाइम से मुझे नहीं चाहिए भाई वॉच टाइम, 2x पे सुन लो, तुम्हारा एग्जाम है, तुम इसके एग्जाम में बैठ आओ, अच्छे से रूल्स को रिवाइज करके तुम दुआएं दोगे मुझे, ठीक है। मुझे मिठाई खानी है, मुझे, ठीक है, वॉच टाइम नहीं, मुझे मिठाई चाहिए, काजू कतली खानी है, तो उसलिए पढ़ा रहा हूँ। आफ्टर लेट, इफ ए प्रोनाउन इज यूज्ड, दैट प्रोनाउन मस्ट बी इन ऑब्जेक्टिव केस। लेट के बाद कभी भी सब्जेक्टिव केस की प्रोनाउन नहीं यूज करोगे, ऑब्जेक्टिव केस की यूज करोगे, दैट्स सो सिंपल, है ना। और दीज आर द मोस्ट रिपीटेड 100 गोल्डन रूल्स फॉर योर एग्जाम, CDS NDA CAPF, भैया जी, है ना। कोई भी एग्जाम में बैठाना, ये वीडियो देख लो, ये PDF से रिवाइज कर लो, तुम्हारा कोई क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, इतना कर लो तुम, है ना। पानी पानी कर देंगे सब चीज़ों को। और अगेन द रिमाइंडर फॉर आपका NDA और CDS 2024 बैचेस के लिए, अगर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस चाहिए, सो ऑन ए सीरियस नोट, पहले पढ़ाई करो, इस बार के एग्जाम दे के आओ, उसके बाद अगर तुम्हें ज़रूरत पड़े तो इस नंबर पे उस चीज़ के लिए कॉल करना। अगर ज़रूरत ना पड़े इस वीडियो के बाद तुम्हें कि सर इंग्लिश की वीडियो से हेल्प मिली, तो प्लीज़ इस नंबर पे टेक्स्ट करके बताना, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन टू सी कि तुम्हें ये कोर्स लेने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। अगर तुम्हारा एग्जाम इसी बार क्लियर हो तो आई विल प्रे कि तुम्हारी SSB क्लियर हो, और तुम्हें SSB क्लियर करने के लिए जो भी चीज़ की नीड होगी आई विल प्रोवाइड, डोंट वरी फॉर दैट थिंग। बट अगर तुम एक फ्रेशर हो तो प्रिपेयर करना चाहते हो NDA CDS या FCAT एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर, कि यार हमें जस्ट रिटर्न क्लियर करना इज नॉट मकसद ना, मेरिट लिस्ट में ना आना है, तो 100 पे कट ऑफ जा रही है, 101 मार्क आ रहे हैं, तो डज इट, है ना, मीन कि हम मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे, कोई चांस ही नहीं है मेरी जान, स्पेशली फॉर द गर्ल्स। तो आप लोगों को तो भैया जी, है ना, 100 पे कट ऑफ जाए तो 120, है ना, 105 पे कट ऑफ जा रही है तो 125 130 मार्क्स आपको OTA के अंदर चाहिए। तो यू हैव टू स्टडी इन डिटेल, आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं अगर आपको ऑफिसर बनना है। और अगर आप चाहते हैं ऐसा कुछ तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको जस्ट नॉर्मल गाइडेंस किया, एक कॉल के बाद, एक बात के बाद आपकी प्रिपरेशन आप खुद से कर सकते हैं, तो सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट, उसमें कोई डाउट कभी होगा ही नहीं। चलो, थैंक यू सो मच, मेक श्योर यू रिवाइज, मेक श्योर यू शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।